आज मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाला हूँ उन पर यह कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। ना विधायक बनने की इच्छा है, ना सांसद बनने की इच्छा है। बस वक्त के साथ ऐसी पहचान बनाएंगे कि लोग विधायक और सांसद बनने हमारे पास आएंगे। जी हाँ, आपको पता चल ही चुका होगा, मैं बात कर रहा हूँ भारत भूषण चुग उर्फ सोनू भैया के बारे में। सोनू भैया के जीवन की शुरुआत हुई रुद्रपुर के छोटे से कस्बे भूरा रानी से, जहां उनका लालन पालन भरण पोषण हुआ। इनकी जीवन की शुरुआत हुई रामलीला के मंच से और फिर 12वीं पास करने के बाद इन्होंने अपनी जीवनी और याचिका चलाने के लिए एक कपड़े की दुकान खोली और फिर कपड़े की दुकान के अपार असफलता के बाद इन्होंने प्रॉपर्टी का भी काम किया और फिर एज अ सोशल वर्कर और पॉलिटिक्स में भी आ गए और आज ये शहर के जाने माने बिजनेस टाइकून भी हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं दास्तान स्ट्रगल विद भारत भूषण चुग। सोनू भैया, नमस्कार जी। सर सबसे पहला मेरा ये सवाल कि भारत भूषण चुग उर्फ सोनू भैया का जन्म, शिक्षा दीक्षा, लालन पालन कहाँ हुआ? मेरा जन्म रुद्रपुर के शहरी सटा हुआ गांव है भूरा रानी जी, वहीं पर हुआ और मैं पढ़ाई मेरी प्राइमरी मॉन्टेसरी स्कूल था रुद्रपुर में, 5th तक वहाँ हुई। फिर 6 से 12 तक मैंने A.N. राजकीय इंटर कॉलेज है रुद्रपुर में, वहाँ पर भी वहाँ मैंने 9th क्लास से साइंस की शिक्षा ली। फिर 11th से मैंने मैथ सब्जेक्ट लिया और 12th पास की। उसके पश्चात फिर मैं रुद्रपुर जो हमारा शहीद भगत सिंह हमारा जो डिग्री कॉलेज है रुद्रपुर का जी, वहाँ से मैंने MA किया और अभी कुछ वर्ष पूर्व मतलब विवाह के बाद या व्यापार शुरू करने के बाद मैंने हमारे यहाँ यूनिटी लॉ कॉलेज है उसके प्राचार्य डॉक्टर K.S. राठौर जी, तो उनसे बड़े भाई का हो, उनसे मित्रतावश का हो, तो उन्होंने मोटिवेशन किया तो मैंने यूनिटी लॉ कॉलेज से LLB भी की जी, और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी जो केंद्र है जी, वहाँ से LLM भी किया है। सर भारत भूषण चुग जी का जब नाम आता है तो कई विचार आते हैं। मान लीजिए अगर कोई है तो अपने नाम के आगे नाम लिख के नीचे डॉक्टर लिख देगा, एडवोकेट लिख देगा, इंजीनियर लिख देगा, लेकिन जब भारत भूषण चुग जी का नाम आता है और सोनू भैया का नाम आता है तो समाज सेवी, राजनीति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ जी। बिजनेस टाइकून तो वही, तो हम क्या समझें क्या है भारत भूषण चुग भैया क्या करना चाहते हैं और क्या करके मानेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये तो मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद क्या है, हमारे बाबा जी का आशीर्वाद क्या है जी, कि ये बचपन से मेरी एक बुआ जी होते थे तो वो मुझे शुरू से कहते थे जुगनू है ये, मतलब मेरा नाम तो भारत भूषण चुग है और मेरा निकनेम मेरा सोनू है, सब सोनू चुग के नाम से भी ज़्यादा जानते हैं जी। तो वो कहते थे भी ये जुगनू, एक मेरी दीदी भी है, बुआ भी है, वो दिल्ली रहते हैं अभी जी, तो वो कहते थे जुगनू की तरह चमकेगा जब मतलब करेगा। पता नहीं उनको उनकी कोई सरस्वती बैठी हुई थी या क्या था, लेकिन मैं भी चमकाऊंगा तो ऐसा हो नहीं लेकिन बस ये कि मुझे शुरू से ही पता नहीं क्या बात है, ये मैं बता रहा हूँ ये तो ऊपर वाले का कोई आशीर्वाद होता है जी, चाहे उस समय राम भगवान की कृपा रही हो। हमारे गांव में रामलीला होती थी, हमें शुरू से ही शौक था वहाँ पर, जैसे पहले मंत्री बन के खड़े हो जाना, फिर धीरे धीरे वहाँ पर जो पाठ करना, मतलब रामलीला के जो कलाकार होते हैं उनके रोल में रहना जी, तो इस तरह से शुरू से ही मुझे समाज से जुड़ के कुछ ना कुछ करने की एक मन में जैसे वो होता है कि करना है तो करना है जी। तो मैं शुरू से ही जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसके साथ साथ हमने जब मैंने अपना अभी मैं इंटर कॉलेज में था, इंटर कॉलेज के बाद हाँ इंटर और मेरा जो व्यापार है वो 12th क्लास में मुझे कोई घर की ऐसी परिस्थिति बनी, मुझे 12th में ही दुकान खोलनी पड़ गई। इधर मैं मैथ्स की पढ़ाई कर रहा हूँ जी, मेरा जो मन था या जैसे कहते हैं फ्यूचर एक प्लानिंग जी, मेरी अलग टाइप की थी। मेरा था कि मुझे इंजीनियर बनना है या कोई इस तरह की लाइन में, मैंने मैथ्स भी ली तो मेरा पढ़ने की तरफ ज़्यादा ध्यान था। जब मैं पढ़ रहा था 10th क्लास में मेरे को सेकंड डिवीजन आई तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए थी, मैं तो इतना पढ़ रहा था। मैंने आप मानोगे नहीं 11th क्लास में एडमिशन लिया मैथ्स में जी, PCM में, तो मेरे से ऊपर 27 बच्चे तो फर्स्ट डिवीजन थे जी,
और 15 बच्चे थे लगभग गुड सेकंड डिवीजन वाले। जी तो मैं लगभग 30-40 बच्चों को क्रॉस करके क्लास में सेकंड आया जी 11 में। फिर 12th में आया तो फिर मुझे जो फाइनल एग्जाम थे उससे पहले पहले मुझे फिर शॉप खोलनी पड़ गई, तो फिर मैं बड़ी सेकंड डिवीजन से ही पास हुआ। और उसके बाद जो है फिर मेरा जैसे मैं डिग्री कॉलेज में पहुंचा तो मुझे पहले वर्ष ही हमने छात्र संघ के चुनाव लड़ाना शुरू कर दिए जी। लेकिन मैं खुद नहीं लड़ा कोई चुनाव भी उस समय। छात्र संघ का चुनाव लड़ाया मतलब, लेकिन वो मेरे को एक शौक था। और इधर मैं समाज के रूप में गया तो इधर रामलीला में भाग लेना, या हमारे गांव में हमारे महाराज जी आते महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, उनका एक वार्षिकोत्सव होता है श्री भंजूराव अमर इंटर कॉलेज है बरौनी में। बिल्कुल। तो उसमें जो भी कार्यक्रम होता था तो मुझे शुरू से ही उसको मतलब वहाँ पर पूरी सेवा करने का मौका मिलना या इस तरह से हमें जुड़े रहना। बल्कि आपको बताऊं, मैं पहले वो कार्यक्रम हो जाता तो शहर के लोगों को शायद पता भी नहीं लगता था, जो महाराज जी जुड़े थे उनको पता था। लेकिन जब मैं एक्टिव हुआ तो मैंने उसको मीडिया में, पत्रकारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बुलाना, महाराज जी का भी इंटरव्यू कराना, तो हमने उसको थोड़ा ब्रॉडकास्ट भी करना शुरू कर दिया जी। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग इधर हम छात्र संघ से सक्रिय थी। फिर मैं व्यापार मंडल में भी सक्रिय हो गया यूथ में रुद्रपुर के। और धीरे धीरे इस तरह से कहीं ना कहीं जुड़ना, पंजाबी महासभा या युवा व्यापार मंडल हो, छात्र संघ में हम सक्रिय रहते थे। लेकिन सबसे पहले जो हमने चुनाव लड़ा, मेरे मन में था जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है जी। और हमने पहला चुनाव लड़ा, महिला सीट आ गई तो हमने अपनी माता जी को महिला सीट पे खड़ा किया जी। और हम सौभाग्यवश जीत भी गए जी। और जीत भी ऐसी हुई कि हमें उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे तिलराज भेड़ जी, उनका दबदबा चलता था और उनके खास सिपा सलार का हो, उनके जो भी कह सकते हो आप। उस समय वो बीजेपी में थे? ना वो कांग्रेस में चले गए थे। वो चले गए थे और मंत्री रह चुके थे, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे। तुरंत हमारी खंडूरी जी की सरकार थी जी, माननीय खंडूरी जी की, उस सरकार में चुनाव हुआ था। तो 2008 या 2009 की बात है और 2007 तक वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनका दबदबा पूरे शहर में, विधायक थे वो जी। और हमने यहाँ अरुण कुमार शुक्ला, किन्नू उनको कहते हैं, किन्नू शुक्ला जी, तो उनकी वाइफ पड़ी हुई थी, उनको चुनाव हराया। वो दर्जा राज्य मंत्री थे, ब्लॉक प्रमुख रहे थे और लोग तो कहते हैं वो बूथ कैप्चरिंग भी कराते थे भेड़ जी के लिए। तो ऐसे दबंग लोग थे, तो हमें सौभाग्य मिला कि हमने उनको चुनाव, और वो भी पहले बीजेपी में रह चुके थे, तो हमने उनको हराया अपने बीजेपी के समर्थन से, क्योंकि चुनाव निशान तो मिलता नहीं था जी। तो हमने पहला चुनाव वो जीता। फिर छात्र संघ में मेरा कजन है, छोटा भाई है पारस चुग, उसको हमने ऐतिहासिक छात्र संघ महासचिव का चुनाव, जो रुद्र में ऐसा चुनाव शायद मैंने तो नहीं देखा जी जी। इतने हमारी मतलब उसके एडमिशन को लेके लोगों ने पंगे लिए, फिर रात भर झगड़ा चलता रहा, ऐसे पंगा हुआ, फिर 600 कुछ वोट से वो जीता और सबसे विशाल जुलूस रुद्रपुर का उस समय निकला। सन 2014 में मैंने नया फेसबुक ज्वाइन किया था और नई गर्मी थी कि फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड करना है, तो अपना मैंने पहला फ़ोटो डाला और एक कैप्शन मैंने कॉपी किया था गूगल से। उसमें लिखा था, ना विधायक बनने की इच्छा है, ना सांसद बनने की इच्छा है, लेकिन वक्त के साथ ऐसी पहचान बनाएंगे कि लोग विधायक और सांसद बनने मेरे पास आएंगे। तो ये कैप्शन मुझे इसलिए याद आ गया कि आज भारत भूषण चुग जी जो है, सोनू भैया, ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि लोग सांसद और विधायक बनने उनके पास आते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं, ना मेरी इतनी औकात है, अपनी औकात में रहना चाहिए जैसे कहते हैं ना। हाँ ये जरूर है, मेरे को सौभाग्य मिला, मैंने जैसे आपको बताया ना, मैं सबसे पहले 96 से मैं बीजेपी से जुड़ गया था जी, क्योंकि हमारा पुराना परिवार कांग्रेस ही था। हमारे चाचा जी नैनीताल जिले के कांग्रेस के महामंत्री होते थे जी, यहाँ अमरनाथ बांगा जी होते थे कांग्रेस के, जब उनका नाम चलता था तो उनके साथ वो जिले के महामंत्री थे कांग्रेस के पूरे। लेकिन जब राम लहर वाला, जब राम भगवान का मुद्दा आया तो हम लोग सारे, क्योंकि मैंने वोट नहीं दिया था कांग्रेस को, मजे की बात बताऊँ, क्योंकि जब मेरा वोट बना तो पहला वोट मैंने बीजेपी को डाला जी। तब तक इधर मोटिवेशन हो चुका था, 91-92 से आप देख रहे थे राम मंदिर बिल्कुल जो आंदोलन था चरम पर था, तो हम लोग जुड़ गए। और मैं 96 में सबसे पहले अपनी बरौनी ग्राम सभा में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना जी। फिर मुझे रविंद्र बजाज जी, वो जिला अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, तो मेरे जीआई तिलक गंभीर जी, वो भाजपा में बहुत सक्रिय थे, तो उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले अपनी एक ग्रामीण विकास समिति थी उसका जिला सह प्रभारी बनाया, युवा मोर्चा उधम सिंह नगर का। बस फिर पीछे मुड़ के फिर शायद हमने नहीं देखा। फिर उसके बाद मैं नगर का प्रवक्ता बना बीजेपी का, मेन बॉडी का, महानगर का, रुद्रपुर शहर का, और उसके बाद युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद जिले का महामंत्री बना। उसके बाद मेरे को गजराज सिंह बिज जी प्रदेश अध्यक्ष बने युवा मोर्चा के, तो उन्होंने मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया अपने साथ पूरे उत्तराखंड का यूथ का, और आईटी प्रभारी बनाया मुझे जी। तो पूरा उस समय मेरे को, फिर मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे युवा मोर्चा सक्रिय होते होते फिर मैं
जब रुद्रपुर ये विधानसभा ना अलग अलग जब वो हुआ, हाँ। इसका परिसीमन हुआ, जी। तो रुद्रपुर और जो कुछ क्षेत्र था वो किच्छा अलग हो गया और पदनगर जुड़ गया किच्छा में और गदरपुर से कुछ क्षेत्र हमारे में आ गया। तो जब नई विधानसभा बनी तो एक तो शहर का अध्यक्ष होता है, क्योंकि हम गांव हमारा बुरा नहीं था, हम नगर निगम में आ गया जी। तो हम लोग उस समय पहला अध्यक्ष ग्रामीण मंडल का मुझे बनने का सौभाग्य मिला, एक नगर अध्यक्ष और एक ग्रामीण क्षेत्र का पूरे का अध्यक्ष। जी। तो प्रथम अध्यक्ष मैं बना, इधर मेरी माता जी उस समय जिला पंचायत उसके बाद बनी। और फिर उसके बाद मुझे पार्टी ने माननीय बच्चे सिंह रावत जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने जिला महामंत्री मुझे उधम सिंह नगर का भाजपा का बनाया। और आज फिर उसके बाद कई दायित्वों पर रहते हुए फिर मुझे आज जो है अभी कुछ महापूर्व मैं 2 बार दौड़ में मिला जिला अध्यक्ष के, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर था या पार्टी के ने मेरे से ज़्यादा योग्यता जो आज जिला अध्यक्ष में देखी है, जो भी रहा होगा, तो मैं फिर अब मुझे कुछ महापूर्वी अभी जो पूरा चुनाव प्रबंधन है उसका प्रदेश का सह संयोजक बनाया पार्टी ने, भाजपा ने। जी। तो इस तरह से। और हाँ, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा था, ये तो मैंने अपनी बात बता दी, चुनाव लड़ने की या विधायक सांसद आने की बात नहीं है, ये जरूर सौभाग्य है। जब स्वास्थ्य मंत्री त्रिराज बेड़ी का जलवा चलता था जी, हमने डॉक्टर यहाँ गिल साहब है उनकी वाइफ को चुनाव लड़ाया नगर पालिका का। वो चुनाव तो हार गई, मीना शर्मा जी जीती कांग्रेस से, लेकिन तब से हम लोग हमारी भेड़ जी से पहले बोल फिर हम अलग अलग बहुत ज़्यादा ही मतलब सामने आने वाला काम हो गया। तो हमने राजकुमार ठकुराल जी को पहला चुनाव लड़ाया और मेरी कार से ही हम टिकट लेने गए दिल्ली, और लोग यहाँ 31 में आ रहे थे, हम भारी बरसात में कार लेके राजकुमार ठकुराल जी जो आज विधायक हैं जी, सुरेश परियार जी दर्जा मंत्री वन निगम के, और मैं, हम तीनों लोग, एक प्रकाश चंदोला हमारे कार्यकर्ता से, हम चारों लोग कार लेके पहले हम गए देहरादून। हमारे साथ ये थे पारस चौक मेरा छोटा भाई वो था, एक किरणवीर का बगवाड़ा कार्यकर्ता वो थे। तो हम चारों लोग गए पहले देहरादून, वहाँ सबसे मिल मिला के आए कि राजकुमार ठकुराल मजबूत कैंडिडेट, त्रिराज बेड़ को यही हरा सकते हैं जी। उसका तो वापस आया 31 की नाइट को हम लोग गए दिल्ली गए, तो वहाँ हम सब अपना जिनसे भी मिलना मिलाना होता है आपको पता ही है। फिर हम गए गडकरी जी घर, तो वहाँ अनाउंस हुआ राजकुमार ठकुराल, तो वहीं जय श्री राम के नारे लगाए, और हम माननीय खंडूरी जी और माननीय कोश्यारी जी का हमने चरण मतलब किया। उनको बुजुर्ग भी हैं हमारे और बड़े सीनियर भी हैं। और हम आपको मैं हंसी की आज बात बताऊँ, तो जब हम टिकट लेके चले, हम अक्षरधाम पहुंचे थे जी, तो हम तीनों हंस रहे थे चारों। पता है क्यों? उस समय भेड़ जी का कोई अधिकारी मानने को तैयार नहीं। हमें जब टिकट दी ना भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने, उन्होंने कहा जीतना तो है नहीं, रुद्र में भेड़ को तो कोई हरा नहीं सकता। ये बात तो है। तो हम हंसते रहे घंटा, हमने कहा टिकट तो ले, त्रिराज भेड़ जी को हराएंगे कैसे? अच्छा, ये भी शंका भी था। हाँ, शंका भी है। फिर 5 बजे हमारे एक दोस्त के मेला पर आता था, हम सुबह कोहरा था बहुत, 2 या 3 जनवरी की बात है, उस समय 2012 की। तो हम वहीं पे सो गए। फिर 5 बजे हम उठे, 8 बजे उठे, हम यहाँ पर पहुंचे रामपुरा में। तो रामपुरा में इंतजार हो रहा था, और रात ना इतना जोश था युवाओं में कि मेरा ऑफिस है काशीपुर, लड़कों ने तोड़ दिया शीशा। जैसी सूचना आई कि राजकुमार ठकुराल को टिकट मिल गई तो मेरा ऑफिस तोड़ दिया, मतलब खुशी में शीशा, मतलब भीड़ लग गई थी। और जब सुबह हम वहाँ से पहुंचे, हंसते हैं, फिर सो गए, फिर उठे तो सुरेश परियार जी बोले हमें तो घर छुड़वा दो अपने घर। मैं राजकुमार ठकुराल सोनिया होटल से रामपुरा घुसा, तो वहाँ पब्लिक ही पब्लिक, जय श्री राम और जय श्री राम, और कोई नारा ही नहीं कोई भाजपा जिंदाबाद नहीं, कुछ जय श्री राम बस जिंदाबाद। और वहाँ हजारों की भीड़, मैंने कहा त्रिराज भेड़ जी हार गए मैंने। लेकिन उसके बाद हमने, और उसके बाद फिर हमारा एक हिम्मत कहाँ से बढ़ी, फिर मैंने कहा थोड़ी देर घूमा, फिर राजकुमार जी तो अपना जुलूस निकालते रहे। फिर जब नामांकन था तो उससे पहले हमारे 2 कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह समंती और फिर उनके साथ पुलिस ने जाति कहे या कुछ कहे, इन्होंने कांग्रेसियों ने उनको फंसाया। तो उनके हम लोग मेडिकल करा के आ रहे थे, तो पहले माननीय भेड़ जी का जुलूस निकला, वो छोटा सा 2000 लोगों का जुलूस। फिर हमारे उस पुराने विधायक थे गदरपुर पदनगर के प्रेमानंद महाजन, उनका नामांकन जुलूस था, वो गांधी पार्क के सामने अंबेडकर मैदान में सिमटा हुआ था। मैंने कहा ये तो हार गए चुनाव। मैंने उस समय कह दिया, मैंने कहा ये चुनाव हार गए। मेरे साथ राजेंद्र कालड़ा थे बुरानी के, तो मैंने कहा ये हार गए वैसे। कह रहे हाँ ये तो। फिर जिस दिन हमारा नामांकन था अगले दिन, तो जितनी पब्लिक इन दोनों के जुलूस में थी, उतनी पब्लिक में खाली ग्रामीण क्षेत्र से ले गया। और राजकुमार ठकुराल से हजारों आदमी उधर रामपुरा, बधाईपुरा, पहाड़गंज और पूरा ट्रांजिट कैंप से आ रहा था। मतलब जिस गली में आप उधर देख रहे थे वो भाजपा के झंडे के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। मतलब उस दिन चुनाव हो जाता तो हम पहला चुनाव भी शायद 10,000 से ज्यादा वोटों से जीतते। लेकिन भेड़ जी का खौफ था, डर था, लोग निकल नहीं रहे थे। उसके बाद बस्तियों के लोग निकले, शहर के लोग कम निकल रहे थे। और उन्होंने फिर भी तोड़ा लोगों को, बहुत लोग हमारे प्रधानों को, बीडीसी को दबाव से, पैसे से, कई चीज़ों से तोड़ा। तो लेकिन हम लगभग 4,000 वोट से फिर हम चुनाव उस दिन जीत गए। फिर उनके ऊपर दबाव पड़ा, मुकदमे हुए। तो लेकिन मेरे को ये सौभाग्य हुआ कि जितने भी इस क्षेत्र के चुनाव होते हैं न्याय पंचायत दर के, यहाँ 10-12 गाँव जो इस इलाके के थे, चाहे मैं युवा मोर्चा में था अभी, तो मेरे को जिम्मेदारी मिलती थी। जैसे सीताराम राय जी चुनाव लड़े यहाँ से 2002 में जी, या उसका जितने भी लोकसभा के, चाहे हमारे माननीय बलराज पासी का चुनाव हो, माननीय हमारी सांसद रहीला पंजी का चुनाव हो,
माननीय विजय बंसल जी अब नहीं है हमारे बीच में, उनका चुनाव, मतलब जो भी सांसद, विधायक या जिला पंचायत जो भी चुनाव होते तो हमें इस क्षेत्र का मुझे प्रभारी रहने का सौभाग्य प्राप्त होता था हर चुनाव में। और इवन जब शहर के भी चुनाव होते थे, जैसे हम लोग राजकुमार अग्रवाल जी चेयरमैन जीते, उसके बाद हम डॉक्टर गिल चुनाव, उसकी गिल साहब की वाइफ हारी, लेकिन सब हमें सक्रिय भूमिका यहाँ बुजुर्ग में भी अपनी रहती थी, ये तो हमारा रहता था। तो ये तो नहीं कहूँगा वो तो मेरे से सबसे नहीं, माननीय अजय बढ़ जी का चुनाव था या राजकुमार अग्रवाल जी भी जब चुनाव में रहते थे तो वो खाली रैलियां करते थे, हम लोग घर घर वोट मांगते थे जी। क्योंकि पिछले वाले चुनाव में या मेट्रोपोलिस और मैक्स सिटी ऐसी आ गई जिसमें फ्लैट थे, या रुद्रपुर में पहले अपार्टमेंट सिस्टम था ही नहीं, तो आ गया तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ के वोट मांगे, एक एक घर गए, हमने कोई घर छूटे ना, क्योंकि राजनीति मैंने देखा कई लोग किसी घर पहुंच जाओ ना तो वो कहता है यार वोट इसी को देना, भैया ये घर तो आया कम से कम वोट मांगने। हाँ, ये क्योंकि हम छात्र संघ में चुनाव लड़ाते थे, बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ अनुज पाठक जी हमारे बड़े भाई उनको चुनाव लड़ाते थे, उनके सामने ललित मिलानी जब हमारे जिला मीडिया प्रभारी वो लड़ रहे थे, तो हम एक डेरे में गए, मेरा पुराना दोस्त था, प्राइमरी स्कूल में सब पढ़ता था, मैंने कहा वो हम अनुज पाठक जी के लिए आए हैं, कहने लगा भाई मेरे यहाँ तो ललित मिलानी 1 महीना पहले स्कूटर में आ गया था, तो हम तो वोट उसको देंगे। फिर मैंने कहा भाई आधे आधे कर लो, तुम्हारे मोहल्ले में जितने वोट हैं डेरे में तुम्हारे फार्म पे, उन्होंने करे। तो मैंने मतलब कई बार ऐसा देखा कि जिसके यहाँ कोई पहुंच गया वोट मांगने वो वोट उसी को देता लगभग। बाकी तो आज मोदी जी का हमारे जलवा है, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। तो ये सौभाग्य रहा कि कोई भी चुनाव हो, रैली हो, हम लोग पूरी भारी संख्या में अपना पूरी कोशिश प्रयास, और मैं नहीं करता, हमारा पूरा परिवार ऐसे लग जाता है जैसे हमारे घर का चुनाव हो जी। हमारे भाई हो, पड़ोसी हो, कजन हो, हमारे कार्यकर्ता है, कपिल है, चंद्र है, और भी ऐसे बहुत लोग हैं, मैं बहुत नाम ले सकता हूँ। तो ये इस तरह के सारे हमारे जो है कार्यक्रम हम चलते रहते हैं। और उसके अलावा फिर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हम शाखा में जाना, उसके जो अपने जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसको अटेंड करते हैं, तो वहाँ से भी हमें मोटिवेशन मिलता है, जितने भी हमारे प्रचारक हैं उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। माननीय युद्धविद जी हमारे विभाग प्रचारक है, उन लोगों ने हमारे शाखा शुरू करवाई जी। तो ऐसे आज माननीय नरेंद्र जी हैं, जिला प्रचारक नरेंद्र जी हैं, तो जितना भी लोगों का रहता है मोटिवेशन, तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है और हम जनता के बीच में काम करने का प्रयास करते हैं। इतना पैसा होने के बाद, बहुत ज़्यादा वजूद होने के बाद विधायिका का चुनाव आपने जितवाया है, लोगों को बहुत सारे चुनाव जितवाए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में एक पार्षद का चुनाव हुआ जिसमें से आपके परिवार के एक सदस्य को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसा कैसे हो गया कि आप विधायकी का चुनाव तो सिर्फ आपके कहने पे लोग वोट दे रहे हैं, लोग जीत जाए, लेकिन जब घर के चुनाव की बारी आई तो पैसा, वर्चस्व और वजूद कहीं ना कहीं डगमगा गया। जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो जीते तो पांडव ही थे, लेकिन अभिमन्यु को मार दिया था ना, तो हमारे साथ वही काम हुआ जी। हमारे कई नेताओं ने हमें हराने का प्रयास किया, उन्होंने कहा इनको यहीं करा दो, क्योंकि मैं गर्व से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आज ये दोनों गवाह हमारे, चाहे राजकुमार अग्रवाल जी हो, सुरेश परिहार जी हो, मैं जिस नेता पे जाता मैं भीख मांगता था उनसे, मुझे नल दे दो, मुझे सड़क दे दो। और मैं दावे से कह सकता हूँ 20 साल से हमारे बुरानी गांव की मेन रोड टूटी हुई थी जी, मैंने बनवाई वो, माननीय खंडूरी जी से मैं लाया सड़क, बलराज पासी जी ने उस समय सहयोग किया, वो 32 लाख कुछ 33,000 की सड़क हमारी बनी, पूरे 1 किलोमीटर सड़क पूरे गाँव में बिछवा दी। फिर आरोग्य स्कूल है हमारे गाँव में, अब तो शहर वार्ड नंबर 32 कहते हैं, तो वहाँ से जितनी भी सड़कें वड़कें, जितनी दुर्गा कॉलोनी आप कह दो, सरस्वती विहार, ओम विहार, सत्यनारायण कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, उसके अलावा सिल्वर ओक के सामने कॉलोनियाँ, इवन अंबिका विहार, हंस विहार, जितनी भी कॉलोनियाँ कटी हुई थी, कॉलोनियाँ लोगों ने काटी, सड़कें हम बनवा रहे थे, बल्कि मेरा भी कॉलोनाइजर का काम है, लेकिन मैंने सरकारी सड़क अपने यहाँ भी नहीं बनवाई, आज तक नहीं बनवाई। और हैंडपम्प लगने, और सबसे बड़ी बात स्कूल शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल, पहले तो हमारे गांव के बच्चे भी ज़्यादातर श्री बंजूराव इंटर कॉलेज पढ़ते थे, जो हमारे पंजाबी वर्ग या जो थोड़ा धनाढ़, मतलब जिनको संपन्न लोग कहते हैं। आज वहाँ पर हमारे बिहार के बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे यहाँ बिहार के लोग रहते हैं, या आदर्श इंदिरा कॉलोनी में जो हमारे बंगाली परिवार समुदाय से लोग रखते हैं, उसको भी इंटर कॉलेज कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो तो महाराज जी का आशीर्वाद था, महामंडलेश्वर सुमिंदर जी, लेकिन मुझे उसका सौभाग्य मिला, जैसे कड़ी जुड़ने का ना, क्योंकि मैं एक दिन वहाँ हमारा वार्षिक उत्सव होता है, जैसे हर साल गर्मी में ही होता है, मई में जी, तो हम किसी ना किसी गेस्ट को, वहाँ सभी लगभग चाहे कांग्रेस के रहे हों, सरकार बीजेपी, तो वहाँ पर लोग आते रहते हैं, जैसे हमारे यशपाल आर्य जी भी आए, माननीय इंदिरा देश जी भी आ चुकी हैं, और इवन वित्त मंत्री थे अपने नरेंद्र दत्त तिवारी जी हमारे बीच में, वो भी वहाँ पहुंचे थे, केसी पंत जी भी एक बार आए। तो ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हमारे वहाँ आते रहते हैं हर उसमें। तो मैंने ऐसी किसी की डेथ हुई तो मैं शमशान घाट के बाहर हम निकल रहे थे, तो माननीय बलराज पासी जी थे, पूर्व सांसद, तो मैंने कहा वैसे हमारे यहाँ कार्यक्रम है और शिक्षा मंत्री को बुलवा दी, मेरा परिचय नहीं था माननीय मदन कौशिक जी। तो वो पहली जब हमारी सरकार बनी, मतलब जब वो बने 2007 में जी, तो शिक्षा मंत्री बने, तो हमने उनका कार्यक्रम लिया पहला रुद्रपुर का जी, तो वो हमारे इंटर कॉलेज में, और उनका मैंने सैकड़ों लोगों की काफिले के साथ उनका स्वागत किया, उनको ले गया, और आप मानो उन्होंने 10 दिन में हमारे को इंटर की मान्यता दे दी, और किसी स्कूल की फाइल पास नहीं हुई उधमसिंह नगर की, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद था और हमारे द्वारा होने था, तो वो इंटर कॉलेज भी मेरे को कराने का सौभाग्य प्राप्त है। इसके अलावा जितने भी हम छोटी नालियाँ, सड़कें, ये वो प्रयास करा, लेकिन अब पता नहीं, या तो किसी को हम पसंद नहीं आए,
या हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया गया, क्या किया गया। और कुछ ऐसा भी था कि कुछ बीजेपी के लोगों ने भी डाला, जो पुराने बीजेपी के परिवार हैं, जी। लेकिन उनकी रिश्तेदारी जो है कांग्रेस परिवार से जुड़ती है। अच्छा। तो छोटा इलेक्शन था ना, तो बड़ा, अगर अब इलेक्शन है छोटा और सिंबल पे चुनाव है, लेकिन जो हमसे भी पुराने खाटी भाजपा ही हैं, जिनको संघ के भी हम कह सकते हैं, मतलब पुराने संघ से भाजपा जुड़े, हम तो 91 से जुड़े, हमारा उससे पहले पुराना कांग्रेस ही परिवार था जी। इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं। तो जो पुराने भाजपा हैं उन्होंने भी वोट दिया उधर जी। पार्षद जो दूसरे कांग्रेस से लड़े उनको ही वोट दिया। और आज भी हमने प्रयास किया है, चुनाव हारने के बाद भी अभी हमने मोदी जी की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वहाँ 2.5-3 किलोमीटर की बन रही है जी। और हमारे मेयर रामपाल जी भी लगातार हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विधायक जी लगातार हम उनसे काम लेते रहते हैं कि आसपास काम कराओ। और उसके अलावा हम लोग गरीब बच्चों की शादियां या मदद जो वो तो चलती रहती है साथ साथ, वो तो कोई गिनती नहीं है। तो चुनाव हारना जीता तो अलग विषय, लड़ना चाहिए जी। क्योंकि वो दबंग टाइप के लोग थे। और आप मानोगे नहीं, अभी मैं करीब 15 दिन पहले जिला कलेक्ट्रेट में बैठा था, अपने जो हमारी डीएम होते हैं उनके चैम्बर में, तो वहाँ एडीएम कांडपाल जी बैठे थे। तो वो जब मेरा पर्चे कराया तो मतलब मेरा पर्चे पहले से था, ऐसी बात चली तो कह रहा इनका इलेक्शन तो ऐसा था, मेयर भी पीछे रह गए और विधायक का ऐसा इलेक्शन में नहीं होता। मतलब आप मानोगे उस दिन वहाँ 3 गाड़ी पीएससी, दोनों एएसपी पिंचा जी और कमलेश उपाध्याय मैडम, और वहाँ फोर्स पूरा मीडिया सब वही था, एक छोटे से वार्ड के चुनाव में, आप लगा लो पार्षद चुनाव में, आप लगाओ कैसा जी। और गिनती भी बगवाड़ा मंडी में गिनती हुई। एडीएम जगदीश कांडपाल जी आज भी यहीं पर अभी एडीएम है, उन्होंने गिनती कराई बैठ के। उनको एक कर्मचारी ने बोला भाई साहब ये तो पार्षद चुनाव गिनती, उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता ये कैसे चुनाव, ये पूरे जिले का चुनाव एक तरफ है, ये चुनाव है, ऐसा हमारा चुनाव हुआ। तो इस तरह का चुनाव हुआ, अब लोगों को नहीं पसंद आया होगा, या मेरा भाई भी थोड़ा पॉलिटिकल नहीं था तो उन्होंने सोचा मैं, क्योंकि मुझे तो देखो मैं आपको बताऊं गौतम जी, मैं कर रहा था मेयर की तैयारी जी। नगर निगम की, लेकिन वो सीट हमारी SC आ गई दोबारा से, तो मेयर रामपाल जी उनको टिकट मिला और पार्टी, और उनको हमने जिताया भी सही। वो 250 वोट से जीते हमारे यहाँ, हम 190 वोट से शायद हारे और वो 250 से ऊपर वोट से जीते। तो आप लगाओ बीजेपी का वोट तो ज्यादा है ना, तो कई लोगों ने नहीं दिया ना हमें इस वक्त बीजेपी का वोट, बिल्कुल। तभी तो हुआ। तो उसमें हमारे कई बड़े नेता भी शामिल थे प्रदेश स्तर के, जी। उन्होंने भी नहीं दिया हमको वोट। इस कोरोना महामारी में और इस लॉकडाउन के दौर में भारत भूषण जो और सोनू भैया का एक वर्चस्व है, जहां देखा जा रहा है हर अखबार, हर मीडिया न्यूज या लोग या जनता से ये सुनने को मिलता है कि सोनू भैया कुछ ना कुछ सहयोग कर रहे हैं और जनता में भी उपस्थित होकर सहयोग कर रहे हैं। तो क्या क्या विचारधारा लेके चल रहे हैं आप इस लॉकडाउन में, किस तरीके से काम कर रहे हैं? मैंने जैसे आपको बताया ना, हमारे तो बाबा जी की कृपा जहाँ हम जुड़े हुए हैं। जी। हुआ क्या, मैं आपको बताऊं, 22 तारीख को माननीय मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया जी। सब घरों में पैक हो गए, बिल्कुल हो गए ना। तो जैसे आप फेसबुक व्हाट्सअप सब आजकल तो यही चल रहा है, सब देखते भी हैं। तो मैं फेसबुक चला रहा था, तो हमारे राधा स्वामी सत्संग शायद अमृतसर की पोस्ट या जयपुर की पोस्ट डली थी या दिल्ली की, कोई बड़े सेंटर की पोस्ट थी जी। उसमें लिखा था कि उसमें मतलब चल रहा था कि रोज यहाँ से 1 लाख कुछ हजार लंच के पैकेट पूरे शहर में वितरित किए जा रहे हैं जी। क्योंकि लॉकडाउन था, ढाबे रेस्टोरेंट सब बंद थे। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे उस समय के हमारे जिलाधिकारी जी थे डॉक्टर नीरज खैरवाल जी, उनको मैंने उसी समय वहीं मैं बेडरूम में था अपना, मैं लेटे लेटे उनको फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मतलब यही 11-12 बजे का टाइम था सुबह का, ये मतलब जैसे नाश्ता वास्ता करके और दोबारा से बैठे थे भाई, सारा दिन वो तो आराम ही करना था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब नमस्कार, तो मुझे भारत कहते थे, हाँ भारत जी बताओ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हम भी कुछ सेवा कर लें दादा स्वामी सत्संग की तरफ से। कह यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारी तो सैकड़ों लैंड है वहाँ, जो मर्जी सेवा कर सकते हो आप बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो बस उनका फ़ोन कनेक्ट हुआ, मैंने मतलब डिस्कनेक्ट किया और इधर फिर मैंने हमारे जो पूरे कुमाऊं के हमारे सचिव हैं, क्षेत्रीय सचिव हरीश सेतिया जी, मैंने उनको मैंने कहा हाँ वैसा राज स्वामी जी, मैंने कहा ऐसे डीएम साहब से बात हुई, कह रहे हाँ यार कर सकते हैं। मैं भी 4 दिन से सत्संग घर में गया और पहली बार जिंदगी में सत्संग घर में ताला लगाया, क्योंकि इतना डर फैल गया था, पहली बार ऐसी महामारी आई थी हमारी जिंदगी में। तो बिल्कुल, तो हम लोग, उन्होंने कहा मैं भी पहुंच रहा हूँ आप भी पहुंचो, ताला खुलवाया, पहुंचे। तो तब एडीएम कांडपाल जी जिनका मैंने अभी भी नाम लिया, उनका फ़ोन आ गया कि आपकी बॉस से कुछ बात हुई डीएम साहब से। मैंने कहा हाँ हुई। तो मैंने कहा हमें भी ना, जैसे आप अपने हाईकमान से शासन प्रशासन से पूछते हैं या कमिश्नरी से, हमें भी अपने हाईकमान ब्यास से जो अमृतसर के पास है हमारा डेरा है मुख्य, वहाँ से पूछना पड़ता है। तो उन्हें कोई बात नहीं आप बता दीजिए। तो हमारे हरीश सेतिया जी ने बात की, ऊपर हमारे जोनल साहब जो पूरे 2-3 स्टेट के इंचार्ज हैं सत्संग के जी, और उधर उन्होंने आगे हमारे गुरु जी से परमिशन बाबा जी से लेनी थी, तो उनको परमिशन मिल गई।
तो हमने तुरंत ही 10-12 लेडीज जो हमारी सेवादार है महिला घर की, उनको पहले, क्योंकि हर बंदा डर भी रहा था बाहर निकलने को, तो हमने पहले अपनी घर की महिलाएं बहनों को बुलाया और हमने सबसे आसान लंगर बनता है पूड़ी और आलू का, भाई आलू उबाल दो, मसाले डाल दो और पूड़ी तल दो। तो हमने वो फटाफट 1200 लोगों के लगभग 1000-1200 जो हमारे पे सामान पैकिंग वाला पड़ा था किया। और उस समय हमारी एसडीएम थी मुक्ता मिश्रा जी, उनको मैंने व्हाट्सएप पे ही अपनी 5 बड़ी गाड़ियों के वो भेजे, उन्होंने पास बना के भेजे। आप मानोगे नहीं, हम 4 बजे खाना लेके निकल लिए और हमने फेसबुक पे भी डाल दिया कि जो जरूरत वाला हो इस नंबर पे संपर्क करें जी। आप मानोगे नहीं, 1 हफ्ता तक मेरा कान नहीं बंद होता था फ़ोन का। मतलब मैं लगातार इधर फ़ोन, मेरे यहाँ वैसे कृष्ण नगर में भेज दो, रामपुरा में इस बस्ती में भेज दो, और आप यहाँ पर जगतपुरा में इस बस्ती में खाना, मतलब जैसे जैसे लोगों को पता चल गया, फेसबुक फैलने लग गया, वो तो हो गया। तो लगातार हमारा खाना चालू हो गया। अब कुछ देर हमारा खाना पहले 1200 पैकेट, फिर 1500, 1700 करते करते भी हम आ गए 12000 पे जी। और उसके बीच में सारा जिला प्रशासन एक दिन आया कि हमारे वहीं ऑफिस में आया, जो हमारे सेठिया जी और पूरी कमेटी, रामलाल पावा जी प्रधान जी, और सबसे मिला। उन्होंने कहा जी हम आपके रिलीफ सेंटर भी खोलना चाहते हैं, भोजन तो आप बांट ही रहे हैं तीनों टाइम का, दोनों टाइम का। तो कोई बात नहीं, हमें उसकी परमिशन उसकी मिल गई। तो वहाँ पर हमारे यहाँ जितने भी बॉर्डर पे लोग आ रहे थे, चाहे वो विदेशों से आ रहे थे, चाहे पूरे इंडिया से आ रहे थे, वो बॉर्डर से सीधा पर राधा स्वामी सत्संग आते थे, वहाँ उनका चेकअप होता था, उनको वहाँ बिठाया जाता था। और पहाड़ के जो दूर के लोग होते थे उनके हमने वहाँ रहने की व्यवस्था भी कर रखी थी, पंडाल में वो रहते थे, उनको वहीं भोजन देना। और उसके बाद बीच में ही हमने एक रिफ्रेशमेंट पैकेट बनाया, जिसमें प्रशासन ने मदद की, हमने मट्ठी वगैरह और कई हमारे उद्योगपतियों ने मदद की उसमें, जैसे हमने चना, बिस्कुट, फ्रूटी, इस टाइप की सारी आइटम बना के कि रास्ते के लिए, क्योंकि लोग आ भी रहे थे और यहाँ से बिहार के लोग जा भी रहे थे और पूरब के लोग, तो उनको हमने बच्चों के लिए पूरा रिफ्रेशमेंट पैकेट भी बनाए। और एक दिन तो बड़ी अजीब घटना हुई, मतलब 2 घटनाएं हुई। एक दिन तो सिटकुल वाले भी हमारी फैक्ट्री में कोई लोग खाना बांट रहे थे, तो एक दिन बारिश खूब हुई, संडे का दिन था, तो हमारे को मैडम, इनका एसडीएम मैडम का फोन आया और अपनी बीओ यहाँ पर है गुंजन अमरोही जी, शिक्षा अधिकारी, कि भैया आज तो वो नहीं बांटेंगे। तो मैंने कहा हमें दे दो। हमारे सभी 25-30 जितने भी सेवादार थे यंग, उन्होंने सबने ट्रैक सूट और शूज़ पहने, ट्रायल कैंप में घुटने घुटने पानी तक खाना बांटा। हमने कहा हम बांटेंगे। तो उस दिन हमने 14,000 पैकेट बांटे पूरे शहर में। और उसके अलावा और एक चीज़ और देखने को मिली, कई लोग लेना नहीं चाहते थे, वो पैसे वाले थे लेकिन उनको खाना नहीं मिल रहा था पैसे से। तो मैंने कहा भाई साहब आप ले लीजिए, आपका जो मन हो सेवा डाल देना कहीं पर भी, किसी गरीब की उतने पैसे की हेल्प कर देना, क्योंकि हम तो डोनेशन लेते नहीं वहाँ पर। डोनेशन में आया कि डीएम साहब बोले हम राशन भेज रहे हैं, 2 ट्रक, 1 ट्रक चीनी आई हुई वो भेज रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे सेवादार खुद ही कर लेते हैं, हमें बाहर से डोनेशन नहीं लेते। तो उन्होंने कहा, अब उनको अजीब लगा इतना, उनका 20,000 पैकेट रोज का, क्योंकि 12-13 तो बाहर बट रहा था। और आप मानोगे नहीं, उसके अलावा अंदर भी जो रिलीफ सेंटर था उसमें बट रहा था। एक घटना तो ये एक दिन रात को 11 बजे फोन आया, मैं नाम इस बात जरूर बताना चाहूँगा, एडीएम साहब का, कि वो हमारे नेपाल के कुछ मजदूर थे और उनको वापस जाना था बॉर्डर पे, उनको भेजा था, वो शायद वापस भेज दिया वहाँ से बॉर्डर से, उनके पास नहीं था या क्या नहीं था। तो एडीएम साहब को फोन आया, ठंड है और ये तो ठंड में इनको कुछ ना कुछ बीमारी ना हो जाए। ठीक है, अब क्या, मैंने कहा क्या करना है, कह रहे कंबल। मैंने कहा जो पहले बिहार के लोग थे मजदूर, उनको 200-250 कंबल तो दिए थे, वो लेके चले गए, हमारे सत्संग में तो कोई ऐसा होता ही नहीं। तो मैंने, आप मानोगे, अरोड़ा हैंडलूम के स्वामी हैं या प्रीतम अरोड़ा जी, उनको फ़ोन किया, कह रहे भाई मेरी तो 5 मंजिल पे ऊपर बिजली का कनेक्शन है, कैसे कौन खोलेगा, लड़का कौन आएगा रात के 11 बजे। फिर उनका दोबारा फ़ोन आ गया काटते ही, कहने लगे मेरे घर में खेस से पड़े, रंग उनका लाल है। मैंने कहा लाल पीला कुछ मत देखो, गया तो 108 खेस के पीस निकले। तो वो हमारे साथ ही गए। मैंने कहा आप खुद ही चलो बांटने, कह रहे नहीं इसका कोई चार्ज नहीं, लेकिन मैंने कहा फिर आप अपने हाथ से बांटो। तो एडीएम साहब, हमने रात को भरी बरसात में उनको कंबल दिए, उनकी मतलब उनको सहूलियत मिली, और हमने कहा ये गिफ्ट हो गया आपको ही, मतलब कई हज़ारों रुपए का सामान था। तो ऐसे भी सपोर्ट और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, उसका रिलीफ सेंटर चलता रहा। फिर दिल्ली से प्रवासी को लाना है, गुड़गांव से जाना है, तो आरटीओ की सब बसें सब हमारे ऐसे सरकारी प्रशासन पूरा यहीं से हैंडल हो रहा था, और राधा स्वामी सत्संग चल रहा था। लगभग 7 महीने सेवा लगातार हमारी चली। और अब भी क्या हुआ, मैं भी 2 माह से सत्संग नहीं जा पाया था। तो ऐसे ही हमारे राजेंद्र गिरधर जी हैं, वो अपने इसके एचओडी हैं स्वास्थ्य विभाग के, मतलब सत्संग भी हमारे डिपार्टमेंट बने हुए ना। तो उनका फोन आया कल मीटिंग है, मैंने कहा मैं तो कल आने की भी सोच रहा हूँ, कह रहे आप जरूर आना। तो हमारे यहाँ ऑर्डर आ गया ऊपर से, हमारे जो बाबा जी के यहाँ से, मतलब हमारे डेरे से, कि जिसको वैक्सीन लगी है वही डेरे में सेवा करना है, मतलब रुद्रपुर सत्संग में। तो वो कुछ लोगों को वो मेडिकल कॉलेज में ले जाके सेवा 20-20 करके लगा चुके थे। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों तो कह रहे फिर कैसे करें। मैंने कहा देखते हैं अभी। मैंने तुरंत हमारे जो कर्मठ सीएमओ हैं पंचपाल जी, डॉक्टर पंचपाल जी, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा हमारे को अपने सेवादारों को लगवानी है। तो हम अपने यहाँ कह रहे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके सेंटर खोल देते हैं। तो हमने 1 अप्रैल से सेंटर शुरू कर दिया और वहाँ पर वैक्सीन चालू हुई। पहले तो हमारे सेवादारों को हुई, फिर हमने दूसरे लॉट में हमने ये 16 दिन तक चलता रहा।
फिर 29-30 अप्रैल को चला। उसमें हमने फिर अपने जो सेवादारों के रिश्तेदार या घर वाले परिवार के और लोग भी तो है ना सबके, तो उनको भी लगाना शुरू किया। उसके बाद फिर हमने पूरी संगत के लिए खोल दिया जिसमें और उत्तराखंड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। आज भी लगभग 2200 वैक्सीन लगी हमारे यहाँ। एक दिन बीच में 2300 लगी, कल भी लगभग 2100 वैक्सीन मतलब डोज लगी वैक्सीन की। तो लगातार अब भी लगभग 1000 पैकेट हम लोग अभी भी भोजन बांट रहे हैं। किनको? मेडिकल कॉलेज में तीमारदार थे, ESI में जो पुलिस वाले थे, बॉर्डर पे पुलिस, और इवन जब बीच में आपने देखा होगा ऑक्सीजन की बड़ी कमी रही भारी मात्रा में, तो वहाँ भी लाइनें लगती थी 2-3 घंटे लोग ऑक्सीजन, तो वहाँ पर हमने खाना पहुँचाया। छाबड़ा गैस सप्लायर और राठी गैस यहाँ पर है उनको भी। तो ऐसी जहाँ भी और आइसोलेट लोगों जहाँ से फ़ोन आता था, हमारी टीम सोनू लोहिया जी हैं, ऋतिक चौग हैं, हमारे जिम्मी चौग हैं, अपने राजू मुंजाल है, मुकेश मुंजाल है, और मेरे साथ पार्षद रहते हैं बबलू सागर, दीपक राणा। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की कर रहे हैं। 2 महीने से लंगर भी हमारा चल रहा है जो हम पैकेट बना के दे रहे हैं लोगों को। और उसके अलावा जब हमने हमारा शहर के युवा है सारी टीम, अपने गौरव तागरा जी, सचिन तनेजा, हमारे सन्नी अदलखा, इसके अलावा सोनू कपूर, ऐसे हमारे 10-12 युवाओं का एक बी ह्यूमन फाउंडेशन का क्लब है NGO, तो उनको भी स्टॉल, उन्होंने कहा हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने हमारे जो संयुक्त स्टेट है उन्होंने कहा भी था यहाँ भोजन हो और हमें 2 चीज़ें उपलब्ध करा दो। तो हमने वहाँ पर अपना काउंटर लगवा के उन्होंने लगातार भोजन, चाय, बिस्किट ये सब बांटा वहाँ पे लगातार। वो अभी कल तक उन्होंने चलाया पूरा। बीच में बात चलते चलते एक बात जो बातों में रह गया कि आपने कहा कि आपने बहुत एक संघर्ष भरा दौड़ देखा 12वीं क्लास के बाद और आपको एक दुकान खोलना पड़ा। तो वो क्या था? आपको संघर्ष का दौर क्या देखना पड़ा और क्या क्या चीज़ें, चुनौतियों का सामना किया आपने? गौतम जी, ऐसा है कि संघर्ष भी किया जिंदगी में जी, लेकिन आप मतलब मैं आपको बताऊं, बचपन में हमने मौज भी खूब की जी। मतलब आप मेरी बात से हंसेंगे भी, हंस भी सकते हैं शायद। मैं बचपन में हमारे पिताजी ने हमें खूब ऐश कराई मेरे जी। मतलब मैं कह सकता हूँ शायद गांव में मेरे से कई अरबपति करोड़पति आज भी होंगे, पहले भी होंगे हमारे परिवार से। पिताजी का एरिया बैकग्राउंड क्या था? वो किसान, सिंपल, उनको खेती के अलावा ज़्यादा कोई मतलब जी। नहीं। लेकिन वो चाहे उन्होंने मतलब हमें कहीं से पैसे ला के दिए, बेची प्रॉपर्टी बेची, कुछ करा, लेकिन उन्होंने हमारे को कोई कमी नहीं आती जी। मेरी आप मानोगे बचपन में यहाँ पर एक मतलब स्टैंड वाली साइकिल, जो छोटी साइकिल होती है जी, वो होती नहीं थी। चलिए भाई, शहर में नहीं होती थी, मतलब कोई ऐसी शॉप नहीं थी। अब तो बहुत बड़े बड़े, आप भी लीजिए, बहुत बड़ी वो नहीं थी ना शॉप जी। अब हो गई है। अब तो जैसी मर्जी साइकिल आप रुद्रपुर में, जहाँ दिल्ली या बॉम्बे मिलती है वो यहाँ मिलती है। आप लीजिए, चटनी में लीजिए जी। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग जो है, मेरी स्पेशल दिल्ली से साइकिल आई, मेरे एक बुआ जी रहते थे, उनसे मेरे पिताजी ने साइकिल मंगवा के दी और यहाँ मतलब उससे आई रेलवे आउट एजेंसी पे जी। और जिसमें भी जितने मतलब उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको 82, 83, 84, आज से करीब 40 साल पहले की या मतलब मैं 3, 4, 5 साल का ही था। तो और किसी की शादी में जाना, कुछ करना, तो मुझे नए कपड़े बिल्कुल कोट पैंट सिलवाना, दूल्हे ने पहना ना पहना मैं पहनता था। अच्छा, शौक था ये। हाँ, और उसके अलावा शादियों में जाके डांस भी जरूर करना, मतलब डांस भी करता था। और मेरे पापा ने एक और चीज़ थी, मेरे जितने रिश्तेदारों की शादी हुई, मेरी बुआ जी के, बुआ हमारी बड़ी थी हमारे पापा ये सब, तो उनके बेटों की शादियाँ हुई या और रिश्तेदारी में शादियाँ मामा जी की हुई, तो एक एक के नोट चलते थे, 2-2 के, मैं वो भी उड़ाता था बैंड वाले मेरे आगे पीछे, बताइए बचपन में बता रहा हूँ। तो वो दौर भी हमने देखा। फिर जिंदगी आगे बढ़ती चली गई और आप, मैं उसी की बात बता रहा हूँ। फिर 5th तक हमने खूब ऐश की। तो 6 में क्या हुआ, हमारे गांव में ही है रामकिशन छाबड़ा जी, जो भूषण छाबड़ा जी उनके सबसे बड़े भाई। वो मेरे गुरु हैं भूषण छाबड़ा। हाँ, तो उनके बड़े भाई हैं रामकिशन छाबड़ा जी, बड़े भाई सब छोटे हैं छाबड़ा जी और बड़े हैं जी। वो बैंक में थे। तो उनकी बिटिया थी गुड्डू, वो उसके लिए लाया नर्सरी का फॉर्म, यहाँ DAV स्कूल आया था नया नया, और मेरे लिए लाया 6th क्लास में मैं आ गया था, 6th क्लास का जी। तो हम रिक्शे पे जाते थे, उसमें रिक्शे चलते थे, तो टुक और कारें और ये चीज़, उसमें कार नहीं थी, स्कूटर मोटरसाइकिल होती थी घर पे। तो भाई साहब हम गए, तो वो मेरे लिए ना, उन्होंने मेरी मम्मी को बुलाया कि सोनू के लिए मैं बुलाया हूँ, उसका DAV में एडमिशन करा दो जी। तो मैंने कहा रिक्शे में हम स्कूल जाते हैं, अब भी वही जाएंगे रिक्शे में, गवर्नमेंट उसमें स्कूल में प्राइमरी में जाना तो वही है इंग्लिश मीडियम। मैंने मना कर दिया। मैं अपने चाचा जी को लिया, राधे श्याम जी को, और मैं चला गया एएनजा में एडमिशन कराने। मैंने कहा सब मौज कर रहे हैं, चाहे जितने हमारे घर के जमींदार बड़े गाँव में। मैं 6th क्लास में, और पापा जी ने मुझे नई साइकिल ले दी। और मेरी मौज क्या रहती थी, गाँव में कई लड़कों पे जो आज अरबपति करोड़पति भी हैं और कई वैसे भी थे, उनका साइकिल नहीं होती थी, वो मुझे बिठाते थे आगे और ले जाते थे बैठा के, कहीं पीछे आगे, मेरे को चलानी भी नहीं पड़ती, साइकिल नहीं थी मेरे पास। तो ऐसी भी ऐश की।
स्कूल, और हिंदी मीडियम में गए, जहाँ पढ़ना होता है, जहाँ लिखा होता है किस्मत में। फिर 12th क्लास में मुझे शॉप खोलनी पड़ गई, थोड़ी घर की स्थिति ऐसी बनी। किस चीज़ की शॉप थी? कपड़े की थी, जैसे बेडशीट, टावल। पानीपत हैंडलूम के नाम से मैंने दुकान खोली। अच्छा। 5 मंदिर की मार्केट, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है सबसे बड़ा, उसके वहाँ पे जी इधर मंगल रेडियो होता था, इधर चौराहा जूस सेंटर बहुत मशहूर था, बीच में मेरी शॉप थी। जी। तो मैंने खोली, तो वो वहाँ भी मेरा काम नहीं चला, लेकिन साथ साथ हमारे गांव में हमारे एक चाचा ही थे हमारे पड़ोस में, वो अब नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू बाजार में बैठता है, कुछ प्रॉपर्टी का भी काम, कमीशन का, डीलिंग का कर ले। जी। तो एक श्री ओम प्रकाश जी अंकल थे, वो ढींगरा जी, वो भी नहीं है हमारे बीच में आज। हाँ। तो इन दोनों ने मेरे को मोटिवेट किया और मैंने वो प्रॉपर्टी कमीशन का काम शुरू कर दिया उस समय, कपड़े की दुकान के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का। हाँ जी। हाँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा राजू मलिक जी और पंकज मिड्डा जी, भाई साहब बड़े हैं जी। उनका मैंने ये काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो काम बढ़ता गया, लेकिन मेरा तो कपड़े का काम नहीं चल पा रहा था। उस वक्त बूम पे था प्रॉपर्टी भी, क्योंकि सिडकुल ना सिडकुल नहीं आया था उस आया समय। भी था। ना उस समय आया था वो हमारी जो मायावती जी हैं, यूपी की मुख्यमंत्री, वो पूरा उस समय उत्तराखंड एक ही था जी। जिला बना था उस समय, उधम सिंह, तो बूम आया था शहर में, उसमें से बूम आ गया। और थोड़ा बूम हमने काम किया, फिर डाउन आ गया बाजार। इधर मेरे 5 मंदिर जो कपड़े की शॉप थी वो नहीं चली ज़्यादा। फिर मैंने किराए पे शॉप ली, रजनीश दीदियाँ, रजनीश बत्रा मैडम, यहाँ पे मिठाई वाले भरत बत्रा जी, उनकी दुकान जी। वहाँ मैंने 3-4 साल काम किया। वो किस चीज़ का काम था? वो भी कपड़े का? वही सेम काम। यहाँ पे मैंने नाम बदल दिया, गुरु कृपा हैंडलूम कर दिया। जी। मैंने कहा अब शायद हमारे गुरु की कृपा हो जाए, उसमें तो नहीं हुई, लेकिन प्रॉपर्टी का धीरे धीरे मैं कर रहा था साथ साथ। और इधर मैंने, अभी आप नाम लेते थे बलदेव छाबड़ा जी, उनके साथ हमने पहली कॉलोनी काटी, और इधर मेरी शॉप भी चल रही थी साथ साथ, लेकिन शॉप मेरी सक्सेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, वो मुझे कहाँ लाना चाहता था, और हम एक कपड़े की शॉप। तो मैं बड़ा उदास था कि यार उधर प्रॉपर्टी का काम भी डाउन आ चुका था जी, और इधर शॉप भी नहीं चल रही थी जी, और इधर एज भी पूरी ऐसी हो गई थी भी शादी भी करनी है और सारा कुछ है, और घर का, घर में सबसे बड़ा मैं ही था, मेरे 2 भाई हैं छोटे, एक सबसे छोटी सिस्टर थी मेरी। तो जब हमने करा तो फिर मैं बड़ा परेशान था। तो मेरे सामने ये अंकल जी थे, पेस्टिसाइड का काम था उनका जी, श्री हीरालाल ठुकराल जी। तो उनके बड़ा कह रहे मायूस क्यों हो रहा है। मैंने कहा अंकल वहाँ भी काम नहीं चला, कितने साल हो गए और यहाँ भी ऐसे ही, और अब कैसे घर परिवार कैसा। फिर खेती जमीन थी थोड़ी बहुत, लेकिन ये पर आता ही ना कि अब जब बिजनेस में आ गए तो खेती हम कर नहीं सकते थे। हाँ। तो फिर उसके एक हमारे सुरेंद्र सैंगर जी हैं अंकल जी, PWD के कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वो मुझे मिले एक दिन, वो उनसे प्रॉपर्टी का काम चलता रहता था उनके साथ, मतलब कई बार उनके प्लॉट पर दिलवाए बेचे करे। तो कह रहे बेटा ऐसा कर, तो परेशान मत हो, काशीपुर बाईपास रोड पे नगर पालिका की मेरी 2 दुकानें पड़ी हैं, तो उसको खोल ले, उसको मतलब जो भी साफ सुथरा जो भी करना, मतलब रंगाई पुताई कर ले और बैठ जा, और कोई किराया नहीं, बस नगर पालिका का जो किराया जाता होगा वो तो देते रहना। मतलब बहुत बड़ी बात उन्होंने मेरे लिए की जी। तो वैसे मैंने उसमें से जाके एक दुकान को इधर मैंने बाइंड अप कर दी अपनी दुकान, और वहाँ जाके मैंने एक काउंटर और टेबल रखे और प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा दिया, और इधर मेरे पे किराया भी ड्यू था, मैंने वो भी पैसा कमा के वापस किया। नहीं तो लोग तो दुकान छोड़ने के पैसे लेते हैं, मैंने आज भी रजनीश बत्रा दिए रहती हैं, उनको लगभग 30-35 का किराया था, 3000 रुपये कुछ रुपया मेरा किराया था महीने का, 8 बाई 30 की दुकान थी, तो वो मैं किराया उनको चुकाया जैसे जैसे मैंने कमाया। और मैंने और उससे मैं इसलिए संघर्ष की बात यह है, वहाँ छोटा काम नहीं, मैंने PCO भी चलाया। अच्छा। 2-2 रुपये भी लिए लोगों से कॉल करने के, 2-2 रुपये भी कॉल करके खड़े PCO पे करते थे हम लोग, कॉल कराते थे। वो वाला आता था उसमें से सिक्का डालो और ना वो ना फोन मिला के देना खुद और करना सारा कुछ, बिल काउंटर था, बिल निकल गया था। हाँ ना हाँ वो नहीं, वो पूरी मशीन लगी हुई थी जैसे बिल निकलता था, तो वो बाहर हमने बॉक्स भी लगाया, उसका बाहर लगाया था, ऑफिस के बाहर ना बरामदा था, तो वहाँ हमने बॉक्स से जैसे पब्लिक बूथ टाइप का बन जाता है, टेलीफोन बूथ, तो वो लगाया, अंदर बिल हमारी मशीन थी। तो मतलब हमने उस समय PCO का काम बहुत चल रहा था, उस समय इतने मोबाइल वगैरह भी नहीं आए थे, तो आप बोलोगे वो भी हमने मतलब काम किया PCO का। और जब मैंने उसी बात से याद आई मोबाइल की, पहला फ़ोन लिया तो वो मैंने किस्तों में लिया, 3300 रुपये का फ़ोन, 1000 रुपये महीने किस्त में। अच्छा हाँ। और आज परवाले की इतनी दया है कि मैंने अभी आईफोन लिया, आईफोन लिया, देखा मैंने अभी। हाँ, तो मतलब अब ये तो बस ये हमारे बाबा जी की और हमारे जो संत महापुरुष हैं, हमारे धर्मदेव जी महाराज जी हैं, मुंडेश्वर जी हमारे यहाँ, बाई जी कुटिया, और तो ऐसे बड़े लोगों का ये आशीर्वाद है। और अभी हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ,
जो क्षण लोग देखने के लिए यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं। जी। मुझे भी एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी वो भगवान कहें, भगवान का अवतार कहें, श्री अनंतपुर कुटिया आश्रम के महाराज जी मेरे होटल पे आए 1 मार्च को। जी। हजारों के लोग मतलब हमारी बाई जी हैं श्री अनंतपुर कुटिया आश्रम की, कंचन बाई जी, वो कहने लगी वो परेशान, उनको प्रोग्राम मिल गया। जी। उन्होंने कहा हमारे तो अभी, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस कुटिया में, हैं। वो परेशान कहने लगे ऐसे से। तो फिर वो बलदेव भाई साहब से बात हुई, छावड़ा से, उन्होंने कहा आपका होटल देख लेते हैं, उनका भी देख लेते हैं। मैंने कहा भाई जी जैसा प्रोग्राम कराना हो आप कराओ, आप यहाँ मतलब हमारी किस्मत जागनी थी तो यहाँ पर आए हो। जी। 15,000 लोगों ने उनका दर्शन भी किए, लंगर भी खाया और सारी व्यवस्था यहाँ पर भी, इसलिए नंदन होटल में। तो कृपा ऊपर वालों की, हमारी कोई औकात नहीं है कि हमने काम संघर्ष करके ऐसे पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। बिना लग के कोई काम नहीं होता, और बिना इनके जो हमारे गुरु हैं या हमारे बाबा जी हैं, इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी जिंदगी में आप कितना भी कर लो, मैं अगर कोई भी कहता है वो बेकार भी करता है। कर्म अपने करना है। तो और हाँ, मैं बोल रहा हूँ संघर्ष की हमने यही छावड़ा के साथ हमने, उन्होंने फिर मेरे को दे दी दैनिक जागरण की एजेंसी भी ली, छोटी सी, दैनिक अखबार बांटने, हाँ, सर्कुलेशन की। और यहाँ पर होते थे उस समय मीडिया में थे नीलेश शर्मा जी थे, और एक वैसे वो थे मोहन राजपूत जी, आज वो आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया देखते हैं। तो उन्होंने सर्कुलेशन की हमें दे दी, एक मुख्य तो और था भी करता, एक छोटे हमें दे दी। हमें मेहनत करके एक घर में जब अखबार लगा लीजिए एक दैनिक जागरण, तो आप मानोगे, मतलब आप खुद गए हैं घर में? यस, कि आप अखबार हमने ना वैसे नहीं गया, बता रहा हूँ आपको पूरी बात। हमने अखबार की एजेंसी ली, अखबारें लगा दी, अपने होकरों को दे दी। एक विजय लड़का आज भी बांटता है, सागर, एक उसका भाई था। कई बार छुट्टी मार जाते थे, कई बार अखबार कम होती थी, तो हमने स्कूटर में भी अखबार बांटी, मैंने खुद भी, मेरे छोटे भाई ने भी। 4 बजे उठ के मतलब सारे काम किए, काम कोई नहीं छोटा किया हमने। संघर्ष में कोई कमी नहीं कि 4 बजे उठ के बस स्टैंड से अखबार लेना और फिर स्कूटर पे बांटना। पैसे थोड़ी बैठने होते, स्कूटर का तेल लग जाएगा उतना तो। लेकिन वो इसलिए कि अखबार को ऐसी चीज है कंटिन्यूटी चाहिए, जैसे दूध चाहिए सुबह चाय, अखबार भी चाहिए, नहीं तो वो कस्टमर टूट जाएगा आपका, वो कहेगा भाई नए लोगों से मैं अखबार लगवा रहा हूँ, क्योंकि ये तो तोड़ने और जोड़ने का खेल है, जो अखबार डाल रहा है तो कंटिन्यू चाहिए। तो वो काम भी किया हमने अपने संघर्ष के काल में। फिर धीरे धीरे हमारा ऐसा हुआ, फिर हम कॉलोनी में जुड़ गए, कॉलोनी का काम आ ही गया था जी। फिर शहर के अच्छे अच्छे जो सब ब्रांच गए, बड़े उद्योग हमारे साथ जुड़ गए, जिसमें आज जो डीपीएस और जेपीएस स्कूल चला रहे सुजीत सिंह ग्रोवर जी, हमारे आज भी इस होटल पार्टनर सरदार कृपाल सिंह जी, चाहे श्रद्धा या सुविधा होटल रहा है, छाबड़ा जी परिवार है, महेंद्र छाबड़ा जी, गुलशन छाबड़ा जी, महेश छाबड़ा जी, इनके साथ। फिर इधर हमारे एक सानी टायर से गिरीश सानी जी, ऐसे कई लोग हमारे साथ, और भी बहुत लोग हम जुड़े। और आज हम रुद्रप्रयाग बहुत अच्छा कहेंगे प्रोजेक्ट, एक कस्तूरी वाटिका करके वो चला रहे हैं, जिसमें हमारे पार्टनर है विपिन, इसमें जो ब्लॉक प्रमुख है उनके पति विपिन जी है जी, का हुडिया जी हैं, और हमारे रोहित कालरा जी हैं, कई लोग उसमें हमारे साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट आज हमारे चल भी रहे हैं ऊपर वाले की दया से। और हम लेकिन काम साफ सुथरा, सड़कें, नालियाँ, पार्क, ये वो, ये भी हमारा प्रोजेक्ट है। पहले भी खुशी डेवलपर के नाम से जितनी भी खुशी की कॉलोनियाँ हैं, जयनगर में हो, पुरानी खुशी निकले, खुशी विला, खुशी निकले फर्स्ट 2 है, खुशी फार्म है, खुशी विला है, और एक हमने फिर हमारे शहर के सबसे अच्छा मतलब पारिवारिक जद्दार जैसे कहते हैं ना, पुराने कहा जाता है, श्री हरिचंद मिड्डा जी जो 5 मंदिर के प्रधान भी रहे जी, उनके साथ एक हमारे गांव में एक जगह थी 8 एकड़, वहाँ पर सरस्वती कॉलोनी के नाम से प्रोजेक्ट वो आज भी चल रहा है जी। तो ऐसे कई काम हमने लगातार मतलब करते रहे और आगे बढ़ते चले गए, और वहाँ से संघर्ष करते करते आज ये मुकाम पे आप। हाँ जी, हाँ जी। पिताजी खुश हैं आपसे? उन्हें तो चाहिए। कभी कभी लगता है कि होता है ना एक इमोशनल मूवमेंट या चीज़ें कि उनको कहीं पता चला हो कि कह रहे कि हाँ बेटा ठीक कर रहा है, वो असल में अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं वो। अच्छा, वो हमें उन्होंने कभी ज़िंदगी में टोका नहीं बेटा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उन्होंने कभी नहीं कहा। मैंने बताया ना बचपन से उन्होंने मैश कराई है। मैंने बताया दिल्ली से मेरे साइकिल आई बताया ना, और नोट की गड्डियाँ ना कोई दूल्हे के परिवार का बंदा भी नहीं उड़ाता था जो मैं उड़ाता था। 1 नोट 2 रुपए के, आज तो दुनिया उड़ा रही है। ये मैं मतलब 35 और 40 साल के बीच की बात, पुरानी बात बता रहा हूँ। तब जब हम कितने रहे होंगे, 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल के, तो उस जमाने में कोई नोट नहीं, आज भी नहीं उड़ाते। 8 साल के बच्चे कहाँ उड़ाते हैं शादी में नोट। मैंने उस साल में नोट शादियों में पूरे इंजॉय, साइकिल जो मांगते थे वो मिलता था। साइकिल भी लेके गया, सबसे पहले साइकिल ली, मतलब स्कूल गया तो साइकिल नहीं। अच्छे अच्छे जो आज तो हमसे कई गुना पैसे में आगे बढ़ गए, उन पर साइकिल नहीं होती थी उस जमाने में। सर आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है राजनीति को लेकर? क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है आपकी उम्र 43 साल हो गई होगी, और इस 43 साल में आपने काफ़ी लोगों को पार्षद बनाया, जिला की
पंचायत का चुनाव लड़ाया, प्रधान भी बनाया, विधायक भी बनाया, और भी सारी चीज़ें हैं, भले आप ये चीज़ें एक्सेप्ट करें या ना करें, लोग तो यही कहते हैं। आप कब विधायक, मेयर या सांसद बनने वाले हैं या मंत्री भी? पहली बात गौतम जी, मैंने सहयोग किया, मैंने किसी को बनाया नहीं, मेरी क्यों बात है, चाहे वो मेयर का चुनाव रहा हो या चेयरमैन का चुनाव रहा हो, हमने सहयोग किया। हमें तो गिलहरी का काम जैसे कहते हैं ना, जब राम सेतु बना तो हम तो गिलहरी थे, तो थोड़ी मिट्टी पलट देने वाला काम, वो हम तो छोटे वाला सहयोगी है जी। बाकी आप जानते हो जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हो उसकी महत्वाकांक्षा होती है जी, है ना। बिल्कुल। तो हमने प्रयास किया था कि पहले जब मम्मी लड़ी तो मैंने उस समय हमने प्रयास किया कि हमें जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिल जाए जी। हमने मांगा भी सही जी। और हमने ये भी कहा कि 2 मेंबर हमारे पास है, और जो भी आपको ऑफिशियल बताओ या अनऑफिशियल पैसा भी खर्च होता है उसमें। बिल्कुल होता है। हमने पार्टी को कहा वो हम खर्चा कर लेंगे, और हमारे पे 2 वोटर ऐसे थे वैसे उस समय, 9 थी बीजेपी, 7 कांग्रेस, 16 निर्दलीय, और 16 निर्दलीय में कुछ बसपा ही। तो उसका 9 के साथ 2 ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम आप लड़ोगे तो आपको दे देंगे, हम बीजेपी को नहीं दे रहे। वो पर्सनल थे, हमारे रिलेटिव थे वो कांग्रेस के। एक हमने किसी की मदद की थी कानूनी रूप से, तो उन्होंने कहा ठीक है। माननीय प्रकाश पंजी हमारे बीच में नहीं है, बड़े भाई थे हमारे में, वो मंत्री थे उस समय आए, और माननीय नरेश बंसल जी जो आज राज्यसभा सांसद है जी, इन्होंने यहाँ मंडी निदेशालय में मीटिंग ली जी। तो उन्होंने क्या योजना की, मैंने कहा हम पैसा भी खर्च कर लेंगे और मेंबर भी हमारे पे पर्सनल तौर पे भी ज़्यादा है, पार्टी के तो नहीं है जी, 7 कांग्रेस के तो मैंने कहा 11 तो हमारे पे वैसे ही हो रहे हैं, और 4-5 हम जो भी है कर लेंगे अरेंज। और हमारे को एक अपने जसविंदर गिल जी हैं, उस समय बसपा में थे वो अपने बाजपुर से जी, तो वो जीते थे, तो वो भी 3-4 मेंबर लेके आ रहे थे कि हमें उपाध्यक्ष बना दो, तो हम 4 मेंबर का सपोर्ट आपको ऐसे देते। तो हमारे पूरे हो रहे थे मेंबर, 16 मेंबर चाहिए थे, लेकिन पार्टी ने वो देखा ये तो अभी छोटा, उस समय मेरी उम्र 27-28 साल थी, मम्मी तो मेरी पॉलिटिकल थी नहीं, तो उन्होंने हमें मौका नहीं दिया जी। चुनाव शुरू हो गया। अब 4 दिन बाद क्या हुआ, सब मेंबर जो हैं इस समय अब डेथ हो गई उनकी, श्रीमती सुशीला गंगवार जी जो जिला पंचायत है उस समय मम्मी के टाइम पे, अब उनकी बहू है श्री, तो वो लड़ रही थी, तो उन्होंने सब मेंबरों को हाईजैक करना है, जैसे जो भी कहेंगे उठा मतलब ले लिया सरकार हमारी। मैंने तो ये कहा था मेंबर हमारे पे जाना है, अब हमारी खंडूरी जी की सरकार थी, आप किसी गेस्ट हाउस पर को पुलिस हमारे साथ, क्योंकि सरकार है, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मेंबर सारे जो भी थे, बल्कि हमारे भाजपा वाले भी तुरंत चले गए, किसने पैसा लिया, लालच लिया, जो भी करके ले गए। अब पार्टी ने कहा जी अब अध्यक्ष का चुनाव लड़ो, मैंने कहा तो भाई साहब मेंबर ही 4 रह गए बाहर, हम कहाँ से मेंबर को इकट्ठे करेंगे, हमने मना कर दिया। फिर क्या होता है, जिस दिन नामांकन था जिला पंचायत अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का, तो उस दिन हमारे जो आज उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उस समय वो कुमाऊं के संगठन मंत्री थे भाजपा के, उनका फोन आया, भारत जी कैसे हो, मैंने कहा ठीक है सर, भाई साहब ठीक है प्रणाम। तो कहने लगे आपको वो चुनाव लड़ना है उपाध्यक्ष का, मैंने कहा भाई साहब मेंबर ही नहीं, हमारी क्यों बात खराब करा रहे हो, मेरी मम्मी की बेइज्जती क्यों कराओगे, अपना तो आइए चुनाव। कहने लगे पार्टी का आदेश है, तुम्हें टिकट दी गई है, मैंने कहा पार्टी का आदेश तो करेंगे। आप मानोगे नहीं, हम 3 लोग बचे थे बाहर, एक दूसरे के अनुमोदन प्रस्ताव, बहादुर सिंह जी को वाइफ को टिकट दी थी पार्टी ने, वो हमारे अनुमोदन बने, हम उनके, और एक वीरेंद्र चौहान जी जसपुर के वो हमारे साथ बने, बाकी सब लोग थे ही नहीं, एक दिनेश राणा जी थे शायद, तो 3 या 4 लोग हम आपस में एक दूसरे के अनुमोदन प्रस्ताव बने, चुनाव हो गया। अगले दिन चुनाव हुआ तो भाई साहब अध्यक्ष जी को तो मिले 5 वोट, 5 और 25, 2 वोट हो गए खराब, 32 वोट थे टोटल, उनका रेशो रहा 25-5 का, हमारा पता क्या रहा 18-12, हमें 4 वोट मिलते तो हम अध्यक्ष थे, मेंबर उनके पास, हमारी रणनीति ऐसी थी हम 12 वोट ले गए। फिर पार्टी को थोड़ा सा लगा कि यार ये तो मैंने काम तो जीत ही सकते थे, लेकिन हमारी किस्मत नहीं थी ना, हमें बनना नहीं था, ऊपर वाला नहीं चाह रहा था, तो बंद आदमी को चाह रहा था, तो वहाँ हम चूके, मतलब हमारी राजनीति चूकी। फिर खैर वो हम जीत गए, फिर छात्र संघ का भाई को लाया, चाचा जी को, वो ऐतिहासिक चुनाव हमने जीता, उसके तो पार्षद का तो हमें हराया गया, मैंने बताया आपको अभी। और फिर हमने मेयर की तैयारी थी मेरी ना, फिर मैंने जिला पंचायत लड़ना था, लेकिन ऐसे कारण मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैंने चुनाव ही नहीं लड़ना, वैसे कुछ मतलब मुझे लगा राजनीति की परिस्थितियाँ। तो उसके बाद जो है फिर मैंने कहा अब तो शहर के बीच में हमारा गांव आ जाएगा, आ भी गया वार्ड नंबर 32, मैंने अपने मेयर के हिसाब से तैयारी शुरू कर दी, लेकिन फिर वो ऐसी सीट आ गई तो हमें मौका, बल्कि उससे पहले मैंने ऐसी तैयारी शुरू कर दी, उस हमारे शहरी विकास मंत्री थे माननीय मदन कौशिक जी जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे तो पैसा वैसा दोगे सीवर लाइन और उसके लिए तब मैं चुनाव लड़ूंगा, कह रहे तू बन तो जा पहले, हम करेंगे ना मदद। मतलब मैं उधर से भी छोटी चाह रहा था कि भी अगर मेयर बनूं तो शहर का ऐसा विकास हो कि रुद्रपुर जैसा शहर आसपास ना हो, मतलब मेरा प्रयास, मैं तो बन ही नहीं पाया ना कर पाया लड़ पाया, तो लेकिन मेरे मन में जैसे एक इच्छा होती है ना कि ऐसा बनना है, ऐसा करना है। मैं अभी इधर गया था मैसूर घूमने, आप शहर ऐसी पटरियाँ साफ सुथरी, पैदल वालों का अलग रास्ता, इनका अलग रास्ता,
सबके मतलब मेरा हमारा मन था कि वैसा एक शहर हमारा रुद्रपुर बन जाए। तो थे प्रयास, लेकिन नहीं हमें मंजूर था ऊपर वाले को। फिर हमें छोटा चुनाव लड़ना पड़ा, वो भाई को लाया इसलिए। तो अब पार्टी, उससे पहले मुझे कई बड़े नेताओं ने कहा विधायक की जगह का नहीं, राजकुमार टोला जी बड़े भाई हैं, वो पहले से तैयारी कर रहे हैं अपना वो चुनाव लड़ने। लेकिन अब हमने पार्टी से ये जरूर कहा है कि मैंने कहा अगर आप टिकट चेंज करते हैं या विचार किसी और नाम पर भी करते हैं तो हम भी दावेदार पूरे हैं, हम भी समाज में काम कर रहे हैं राजनीतिक तौर से, और आज से नहीं कर रहे। मुझे भी लगभग आप लगा लो 96 और 25-26 साल हो गए राजनीतिक क्षेत्र में। और राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ जो हमारा मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें भी जो भी कार्यक्रम होते हैं महत्वपूर्ण निभाने का प्रयास करते हैं, जो भी हमें ड्यूटी लगाई जाती है जी। और हमने एक सफल, जब मैं यहाँ जिले का महामंत्री था तो एक सफल हमने प्रदेश की कार्य समिति भी कराई है उस समय। मेरे साथ जिलाध्यक्ष थे बड़े भाई उत्तम दत्ता जी, तो हमने यहाँ आर होटल में हमने वो कराई थी प्रदेश कार्य समिति। उत्तम दत्ता जी जो ट्रांजिट कैंप में रहते हैं? हाँ यस, वो मेरे जिलाध्यक्ष थे जी। तो हमने फिर पार्टी से कहा, हमने कहा भाई अगर कोई भी आप चाहे विधायक पे विचार करें, मेयर पे करें, तो हम मतलब पार्टी यस करेंगे, हम पार्टी के खिलाफ नहीं जाना। और अगर पहले बार लड़ते तो लड़े, हमें वो भी कोई एतराज नहीं, हम पार्टी के खिलाफ नहीं जाके लड़ रहे। तो ये होता है ना चुनाव लड़ना ही लड़ना है जी। हम तो भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ेंगे, भारतीय पार्टी पर काम कर रहे हैं तो उसी के साथ लड़ेंगे, क्योंकि विचारधारा हमारे को, और माननीय मोदी जी तो वैसे हमारे लिए क्या पूरे देश और पूरे उसके लिए एक देवता के समान आए हैं। कोई वो अलग से वो कोई अवतारी पुरुष है, वो कोई आम राजनीतिक नहीं है। नहीं तो आज राम मंदिर जैसा मुद्दा बिना दंगे और उसके हल हो जाए जी। धारा 370 हट जाए जम्मू कश्मीर से। मैं खुद कश्मीर घूमने गया था भाई साहब, हालत खराब थी, शाम को निकल नहीं सकते थे। और आज ऐसा कश्मीर हो गया कि फिर स्वर्ग बनने जा रहा है दोबारा से, और मोदी जी वहाँ काम भी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे। छोटे छोटे हर जगह हवाई अड्डे बन रहे हैं, हर जगह पे काम चल रहा है। और तो और उत्तराखंड में कितने हजार करोड़ रुपए आया जी। ऑल वेदर रोड के नाम पे। आप जाओ, ऐसे गाड़ियां भागती हैं जैसे आप हाईवे प्लेन पे दिल्ली रोड पे जा रहे हो, दिल्ली से अमृतसर जा रहे हो, ऐसे हाईवे आज पहाड़ों पे मोदी जी ने पहुंचा दिए। करे नहीं है ऑल वेदर रोड के। और क्या सफाई का, नदियों की सफाई का काम, मतलब वो तो काम गिराने बैठेंगे तो मोदी जी की अपने आधी रात हो जाएगी, हम कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा महापुरुष, ऐसे देवता में जो आज हमारे देश पे राज कर रहा है, वो तो ऊपर से कोई उसको आशीर्वाद है, नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। उनके साथ साथ आज उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे नड्डा साहब हो गए, यहाँ की भी टीम हमारी परिचय त्रिवेदी जी रहे, आज तीरथ सिंह रावत जी, सोमनाथ शरण कल आए थे हमारे राधा सोमेश्वर संगठन के रूप में आए थे, और प्रदेश अध्यक्ष बदल कौशिक जी, उन्होंने पूरे दौरा प्रदेश का करके और पहले कई मंत्रालयों के मंत्री हो रहे हैं। तो ऐसे, और हमारे संगठन मंत्री अजय जी, वो इतना संगठन को पहले संजय जी थे वो चला रहे थे। तो सारी भारतीय जनता पार्टी सरकार तो एक परिवार की तरह चलती है जी, और परिवार की तरह काम करती है। शादी किस उम्र में कर ली थी आपने? शादी जी। शादी की होगी मुझे लग रहा है 27-28 साल में। अभी बच्चे भी हैं? हाँ बच्चे तो हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में, मतलब वो एज? मेरी बिटिया है बड़ी तो जी। और वो जैसे कहते हैं ना, बेटे तो भाग्य से मिलते हैं और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। तो मेरी बड़ी बेटी है और वो देहरादून में पढ़ रही है। पहले वेंटेज स्कूल हॉल था स्कूल का नाम, और अब उससे दूसरा स्कूल का बना, तो उसमें वो ना अब वेंटेज हॉल में, पहले थी दून गर्ल्स में जी, वहाँ पढ़ रही है। और बेटे मेरे यहीं पर है, अब इस समय एमिटी स्कूल में पढ़ रहे हैं। दोनों मेरे ट्विंस बेटे हैं जी, लेकिन शक्ल नहीं मिलती उनकी। तो बेटी मेरी, बच्चे भी होशियार है, लेकिन बेटी मेरी इंटेलिजेंट है। उसको योगा में पूरा अभी स्टेट चैंपियन का पूल मिला था, आर्यन स्कूल में पढ़ती थी वो। तो अपने पतंजलि में बाबा रामदेव जी का एक कार्यक्रम हुआ था योगा का बच्चों का, तो उसमें वो स्टेट चैंपियन हुई थी। तो बच्चे तो बस यहीं पर हैं, सब लोग साथ ही रहते हैं। सोनू भैया को कभी प्यार हुआ है कॉलेज में, स्कूल में? हुआ भी है और नहीं भी हुआ, तो हम भाई जैसे होता ही है कि मन, लेकिन मैं संघर्ष के उसमें काल में था। अच्छा, कोई आज तक जब क्या माइक लेके आपके सामने आएगा तो इतनी हिम्मत नहीं जुड़ा पाया होगा कि ये पूछ लें? नहीं ऐसा किसी ने नहीं, तो सही है। तो मन तो था, जैसे मुझे कोई पसंद भी था, मुझे लगता था कि हाँ, लेकिन संघर्ष का काल था। मैंने कहा मैं इस चक्कर पर आऊँ तो मेरा परिवार छूट जाएगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था घर में, 4 भाई बहनों में। पापा जी हमारे सीधे, वो तो बेचारे उन्होंने तो दिया ही दिया, उन्होंने मतलब कभी मैं कुछ कहा नहीं। मम्मी हमारी, उन्होंने कहा, तो अगर मैं उस चक्कर में पढ़ता तो हीरोलत जो आज जीवन की जिस उसमें है चढ़े। लेकिन मुझे धर्मपत्नी बहुत अच्छी मिली है, सौम्य, सरल और बहुत ही अच्छी। अच्छा, ये आप रिकवर कर रहे हैं कि मैं घर जाऊँ और इंटरव्यू? नहीं, रिकवर नहीं कर रहा, मैं रियल बता रहा हूँ। ऐसी वो जैसे कह रहे बेटियां सौभाग्य से, ऐसी धर्मपत्नी भी हर एक को नहीं मिलती। सौभाग्य से मिलती? हाँ यस, इसमें कोई शक नहीं। रिकवर कर दूं, घर जाएंगे? रिकवरी वो ऐसे भी कुछ नहीं कहेगी, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, वो इस बात पे बुरा नहीं मानते। पूरा अच्छा सपोर्ट ना तो बंदा ये मानता ना, जब बाहर भी कर रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं,
वो ये जरूर उनके थोड़ा रहता है कि थोड़ा समय हमें भी आप दिया करो। और मैं शायद कल परसों घूमने का भी, मैंने अभी कल मैं सीडीओ साहब से आता था, हिमांशु खुराना जी मेरे सीडीओ है, मैंने कहा भाई साहब हमें ना वैक्सीन सेंटर जो हमारा चल रहा है उसमें थोड़ी ज़्यादा डोज दे दो, 1-2 दिन हम छुट्टी मार लेंगे, हम कहीं बाहर जाके बहुत सेवा हो ही रही है, चल ही रही है। और अब तो खैर हॉस्पिटलों में सब जगह लोड भी कम हो गया, थोड़ी वेव हल्की हुई है, तो मैं उनसे मजाक भी कर रहा था। तो मैंने कहा बच्चों को भी कुछ समय दिया जाए, ये रिकवर की कोई बात नहीं है। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए लॉकडाउन के मौके पर या इस कोरोना महामारी के दौर में आप कुछ एक विशेष कार्य कर रहे हैं जिसकी चर्चाएं पूरे शहर में है, हर व्यक्ति इस चीज़ की चर्चा कर रहा है और हर दिव्यांग खिलाड़ी की चर्चा कर रहा है, तो आप मेरे कैमरे के माध्यम से क्या है आपका विचार और क्या है आपका? गौतम जी ऐसा हुआ, हमारा एक बहुत ही यहाँ छात्र संघ में हरीश चौधरी लड़का है, हाँ, शहर में, तो वो दिव्यांग के लिए बड़ी चिंता करता था, वो खुद भी दिव्यांग है जी। तो वो क्रिकेट भी खेलता था, पैरा क्रिकेट भी खेल चुका है, मतलब जो हैंडी के उसको खेलते हैं। तो वो कई लोगों को शहर के गया होगा पहले, उन्होंने हम लोग ना ऐसे मैच कराना चाहते हैं क्रिकेट या कोई भी आयोजन कराना चाहते हैं दिव्यांग लोगों का, डिसेबल्ड लोगों का। तो मेरे को आया, मैंने कहा ये तो बड़ी भाई नहीं तूने बात करता ही, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं तेरे साथ हूँ। हमने प्रण कर लिया, पता नहीं कैसे, वो ये मानता है ना ऊपर वाला ही कराता है, ये अपनी औकात नहीं है किसी की। हमने टीम बना दी डिसेबल्ड स्पोर्टिंग सोसाइटी के नाम से, हमने रजिस्टर्ड करा दिया। उसमें हमारे साथ हमने अपने जो पैटर्न लिए, संरक्षक लिए, यहाँ JB सिंह जी है समाज सेवी, आज समय दर्जा मंत्री सुरेश परिहार जी, उस समय मंत्री भी थे वो, और हमने सबको जोड़ा, मुकेश वशिष्ठ जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, शोभित राय, और ऐसे हमारे अपने कोषाध्यक्ष हैं हमारे समाज सेवी, भारत विकास परिषद के कई दायित्व पर है, संघ के भी कई, या विद्या मंदिर के प्रबंधक हैं भी, अशोक सिंघल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनको साथ में रखा। सुभाष अरोड़ा जी हमारे पैटर्न जी, जो यहाँ एमडीटी पब्लिक स्कूल है उसके मालिक हैं जी, और वो खुद बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन भी हैं, मतलब नेशनल प्लेयर हैं फुटबॉल के, और अब भी मदन लाल के नाम से अकेडमी चला रहे हैं क्रिकेट की। और इसके अलावा हमने जो ऑर्गेनाइज करने के लिए गेम्स वगैरह को, हमारे कुमाऊं क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी, उनको अपना हमने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जी। तो ऐसे हमारी टीम बन गई, ठीक हो गया। अब सफ़र शुरू हो गया इस काम का। तो हमारे हारून रशीद जी हैं आगरा से, वो डिसेबल्ड के पूरे इंडिया के देखते हैं। उनका फ़ोन आया कि ऐसे मैच होंगे, ठीक है। हम शहर में गए, कलेक्शन किया, हम गए KLA राइस में, उन्होंने कहा ठीक है, हमें जो भी सहयोग किया, मैंने कहा और ज़्यादा करने नहीं, इतना ही रखो। हम फिर गए, जो सबसे बड़े, मैं तो सोचता हूँ कि उद्योगपति हैं उत्तराखंड में टॉप में हैं, अपने कुमार इंडस्ट्री ग्रुप, शिव कुमार अग्रवाल जी अंकल जी, उनके पास गए। उन्होंने कहा बेटा, मैंने कहा सारे प्राइज अंकल आपने देने हो, कोई बात नहीं। MNA थे जयभारत जी, उन्होंने भी सपोर्ट की। उस समय मेयर ने देखो कि वो मेयर हट चुके थे पुराने वाले, और नया चुनाव होना था जी, और इधर बाजार भी टूट गया, कुदरती हाईकोर्ट का ऑर्डर ऐसे चल रहा था, कुछ लोग पीछे लगे थे तो टूट रहा था। तो हमने कैसे मैच कराएंगे, हमने खैर मैच शुरू करा दिया। गांधी पार्क में 3 देशों का पहली बार व्हील चेयर टूर्नामेंट, व्हील चेयर थे, और आप विश्वास नहीं करोगे, हमने मैच कराने, इतनी पब्लिक हमने तो कभी देखी नहीं थी रुद्रपुर में इकट्ठी, मतलब गेम्स के लिए। रैलियाँ वैलियाँ तो राजनीतिक होती रहती हैं या धार्मिक सामाजिक, लेकिन गेम्स में इतनी भीड़ कभी गांधी पार्क में नहीं थी। लोग अनाउंस करके भी नहीं आते थे, टिकट के पैसे भी ना लो, मतलब टिकट तो खैर वहाँ की अलग नहीं थी, मतलब आपको इनाम भी दो तब भी इतनी पब्लिक नहीं आती थी। धार्मिक सामाजिक मेलों को छोड़ के कह रहा हूँ मैं, राजनीतिक क्रिकेट की या किसी गेम की बात पे, पूरा ग्राउंड भरा हुआ, मैच चल रहा था। हमने माननीय मुख्यमंत्री का टाइम मांगा, तो उसी समय क्या हुआ, पन्नगर में कोयराला जी जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, वो आ गए, तो वो बेचारे त्रिवेंद्र में टाइम नहीं दे पाए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो उनसे मांगा था, और हमने अध्यक्षता थी हमारे खेल मंत्री माननीय अरविंद पांडे जी की, तो वो नहीं आया। तो फिर माननीय अरविंद पांडे जी और माननीय पूर्व सांसद बलराज पासी ने, इन्होंने उद्घाटन किया। भाई 3 विदेशों का पूरा अंतर्राष्ट्रीय मैच थे, कोई ये थोड़ी कि हमने रुद्रपुर की टीम, किच्छा की टीम, गदरपुर की या काशीपुर की, 3 देशों की टीम है, और व्हील चेयर पे आप मानोगे नहीं, जो देख रहा था वो उसकी आंखें फटी जा रही थी। और जिन लोगों ने हमें कहा ना, हमने शाम को बुला लिया, वो KLA ग्रुप जिनका मैं बता रहा हूँ आपको, बाबूजी आए, कुंदन लाल जी, उनका बेटे आए अशोक जी, वो देखा तो कह रहा ये क्या हो रहा है, ये सपना हो रहा है क्या, मतलब वो हैरान हो रहे थे कि व्हील चेयर पे बंदा बैट लेके बैठा है, व्हील चेयर पे, और व्हील चेयर पे चला चला के बॉल हो रही है, और व्हील चेयर पे ही लोग गाड़ी मार के गेंद को पकड़ रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे ऐसे तो कर रहे हो। अरे मैंने कहा नहीं बाबूजी सच्चा है। कह रहे बेटा और कितनी सपोर्ट चाहिए, पैसे की, सामान, मैंने कहा नहीं होगी, और सबने कहा ये आयोजन फिर होना चाहिए। तो हमने फिर तैयारी कर ली अगले साल की, 2021-20 में तो कोरोना आ गया जी, हमने 20 की तैयारी कर ली थी अप्रैल की। हमने लोगों से अपना सहयोग लेना भी शुरू करा, और इस बार हमारा मन था कि हम खिलाड़ियों को, चाहे वो रनर अप रहे, फर्स्ट रहे, सेकंड रहे, सब खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ नगद राशि भी दें भी, उनका कुछ तो हम सहयोग कर पाए। तो उस दिन से हम लोग दिव्यांग खिलाड़ियों से जुड़ गए जी, चाहे दिव्यांग खिलाड़ी रहे हो या दिव्यांग संस्था कोई भी रही हो, लोगों को व्हील चेयर से मदद कराना और सामान दिलवाना, इस तरह के हम
मदद करना शुरू कर दिया। तो हमने दूसरे टूर्नामेंट की तैयारी कर दी। अब एक टीम और भी बढ़ रही थी हमारी, अफगानिस्तान की टीम भी आ रही थी, पाकिस्तान की आ रही थी, लेकिन हमने कहा वो पंगा वंगा ना हो जाए, तो अफगानिस्तान की टीम बुला रहे थे। उनकी टिकटें बुक करा दी हमने, बुक हो गई थी, लेकिन अचानक फिर वो, और इस बार हमारा भव्य आयोजन कराने का मन था, तैयारी भी वैसी कर दी थी, पूरी तैयारी शुरू भी हो गई थी, सबका सहयोग लेना भी शुरू कर दिया था, कहाँ टीमें ठहरेंगी, कैसे कैसे क्या होगा, सब कुछ होगा। हाँ, पन्नागर यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है वो भी बुक करा दिया था हमने, कि सारे खिलाड़ियों को एक ही जगह रोकेंगे, 60-65 रूम में सब वहीं रुकेंगे, और बसेज हमने ले ली थी 2, कि बसों से आना जाना सब करेगा। तो जिला प्रशासन का सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट सबका मिल रहा था, और हमारे फिर मुख्यमंत्री से भी बात हो गई थी समय की। इस बार हमारा मन था केंद्रीय खेल मंत्री में आए, क्योंकि इंटरनेशनल मैच थे, जो भी केंद्रीय मंत्री टाइप देगा हम लाएंगे, कोशिश करेंगे। तैयारी शुरू भी हो गई थी, हमारी मीटिंगें भी हो गई थी शुरू, लेकिन वो फिर कोरोना आ गया, वो रह गया उसमें। तो इधर अपने फिर दिव्यांग खिलाड़ी को जहाँ भी जरूरत पड़ती थी कोशिश करते थे, हरीश चौधरी के माध्यम से वो बताता रहता था। तो जब पहली बार भी कोरोना आया तो हमने उनको राशन किटें पहले भी उपलब्ध कराई, और इस बार भी मैंने अभी 4-5 दिन पहले जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी थे, मैंने हरीश चौधरी जो हमारे सचिव हैं डिसेबल स्पोर्टिंग से, उनसे, और मुकेश्वर सिंह जी का, जो भी आपको ऐसा लगता हो, तो उनको हमने यहाँ पूरी राशन की लगभग 1 माह का राशन, ऑक्सीमीटर बढ़िया वाले, सैनिटाइजर, मास्क, सारी चीज़ें जो भी आजकल यूज़ की हैं वो सारी उपलब्ध कराई, और प्रयास करते हैं कि उनको, और इसके अलावा हम प्रयास करते हैं, हमारी एक संस्था भी है सेवा शिक्षा भारती करके, हमारी RSS से ही है, उसमें तो वहाँ हम गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, और हमारी उमंग सामाजिक सेवा समिति भी है, हमने बुरहानी में उसका केंद्र खोला हुआ है। तो उसमें हमारे रिटायर्ड है उमेश कुमार सिंह जी, हमारे गिल जी उसमें अध्यक्ष हैं, हमारे बलदेव छावड़ा जी भी उसमें हैं, सीताराम खट्टर जी, ऐसे कई लोग, हमारे सुंदर लखा जी और अपने सुरेंद्र अरोड़ा जी, ऐसे कई लोग जुड़े हैं। हमने अभी 14 दिसंबर से सिलाई सेंटर 130 बच्चों को सिखा भी चुके सिलाई, उनसे कोई चार्ज नहीं लेते। तो एक ऐसा चलता है, और वहीं से हम गरीब लड़कियों की जो हम देखते हैं मदद है, डबल बेड जो भी उनको रिक्वायर होता है वो समान मदद कर, मतलब दिलवाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो एक वो काम भी हमारा चलता है साथ साथ समाज सेवा के रूप में, और दिव्यांग खिलाड़ी को हम करते हैं। और अभी भी हमारे 2 कार्यकर्ताओं की बच्चियों की शादी हुई, तो हमने पूरा प्रयास किया दहेज सामान जो भी इकट्ठा हो जाए, क्योंकि हमारी ये बात नहीं, वो तो हर लड़कियाँ अपनी किस्मत लेके आती हैं ना। जी। तो हम इस तरह के काम भी करने का प्रयास करते हैं समाज में, और डिसेबल्ड के लिए तो हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमने हमारे प्रदेश की एक सोसाइटी बनी हुई है, तो उसमें हम सपोर्ट भी उनका करते हैं। और विडो लेडी हो या जिसके माँ बच्ची के नहीं है, उसके लिए शादियों के लिए प्रयास करते हैं जितना हमसे बन पाए जी, चाहे राशन का सामान हो, दहेज का, थोड़ा बहुत जो भी सामान हम कर पाते हैं समाज के सहयोग से। मैं अपनी जेब से नहीं करता, मैं कहूँ मेरा तो कुछ योगदान उसमें पड़ता, तो इस तरह का काम भी हम करते हैं। फिल्में देखते हैं, फिल्में पसंद है आपको? किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं? मुझे मन होता है पंजाबी पिक्चर देखने का, पुरानी और नई। अब हो क्या रहा, पिछले लॉकडाउन में तो मैंने खूब देखी, इतनी सारी देखी। घर में बंद, घर में, हाँ। बल्कि पंजाबी मूवी हमने बाहर नहीं देखी कभी। और एक बार तो हमने पिक्चर देखी लेडी डकैत, उसमें भूषण छाबड़ा जी कोतवाल थे। लेडी डकैत, भूषण छाबड़ा जी और एक नाइद खान साहब है, उनका वो कुछ प्रोजेक्ट था किच्छा वाले। हाँ, नाइद खान जी अभी परसों भी आए थे यहाँ पर, किच्छा वाले, जो मीडिया से संबंधित है, इंडिया टीवी से। तो हमने एक बार गए, तो हड़े हंसी का वाक्य है, तो हम भूषण छाबड़ा जी बड़े भाई हुए, उनके साथ जाते थे शूटिंग देखने। यहाँ राइस मिल सामने ये बंसल दालमील, उसमें भी शूटिंग हुई थी, ऑफिस में वो कोतवाल बने हुए थे। तो एक दिन कह रहा है जब अपनी मूवी लगी हुई है, कई महीनों बाद जैसे उनकी मूवी आई होगी तैयार तुर होके, हम देखने गए। तो हल्द्वानी हम गए, तो हमारे पास वेटर आने लग गए, उनकी टीम आ गई हॉस्पिटल वो वाली, क्या हम तो टिकट लेके गए, मतलब हम सिनेमा पर बैठे, तो हमारे पास कह रहे यार ये तो कोतवाल, आप ऐसे देखे इधर देखे। फिर हमें बॉक्स में ले गए, जहाँ बॉक्स ऑफिस में शीशा सा लगा, हाँ, तो ले गया, मैंने चाय नाश्ता, मैंने कहा भाई साहब आज मौज लगी, कोतवाल हूँ मैं, हीरो हूँ यार पिक्चर का। तो ऐसे से बात क्या, और इस बार देखने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन तो देख लेते थे, खाना बांटते थे, दोपहर को फ्री होते थे, शाम को खाना बांटते थे, फिर रात तक 12 घंटे सत्संग रहते थे। तो खूब प्रयास किया, हिंदी भी मूवी देखी है, सब देखी है। एक शौक पता चला, या कहेंगे बचपन में आप अपने लोकल भूरा रानी में, रामलीला में कुछ रोल करते थे, तो पहले तो रोल का वाक्य बताइए, और जो रोल आप निभाते थे उसका एक डायलॉग हो जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने ऐसे जैसे कई पार्ट किए, एक महाराजा दशरथ के सबसे मुख्य मंत्री होते हैं, तो सुमंत कहते हैं जी, जो रामचंद्र जी वनवास जाते हैं, उनको लास्ट तक छोड़ने भी जाते हैं, और उनको पता नहीं रामचंद्र जी कोई महिमा अपनी रखते हैं, लीला रखते हैं, तो उनको मूर्छित कर देते हैं, तो और पूरी प्रजा को, आपने देखा होगा, रामायण देखी होगी, तो वो फिर आगे चल जाते हैं। वो मेन जो मुख्य महामंत्री, वो भी रोल मैंने कई बार किया, और एक बार सीता माता का रोल भी किया मैंने। और फिर मुझे जो बहुत वर्षों तक मैंने एक रोल किया, वो अंगद का किया। अंगद जो लास्ट दूत बन के रावण के जाता है, और उसके अलावा अपने रामलीला मंचन में मैंने कई वर्ष तक मंच का संचालन भी किया, जो सब बताना करना सहयोग मिल रहा है उसके बारे में। तो पूरा मंच का संचालन में कई वर्षों तक अपनी रामलीला कमेटी में, जो अपना रामलीला मंचन होता है, और ये रामलीला हमारे यहाँ हो रही है जब से हम पैदा भी नहीं होता, तब से, जब शायद देश आजाद हुआ, हमारा गाँव बसा, तब से यहाँ रामलीला करी जा रही है। तो मैंने अंगद का पाठ किया वहाँ पे।
अंगद जो होता है वो आप भी जानते होंगे, मैं थोड़ा और ब्रीफ कर दूँ। वो महाराजा बाली का पुत्र होता है और बाली सुग्रीव की लड़ाई में बाली मारे जाते हैं, तो वो भी राम जी की सेना में होते हैं। तो जब हनुमान जी वहाँ वानर पूरा वो अपना अशोक वाटिका उजाड़ के लंका को आग लगा के आ जाते हैं, तो रामचंद्र जी, राजा सुग्रीव जी उनके चाचा होते हैं, और जो भी वानर जामवन जी, जो भी टीम होती है पूरे, हम अपने पवन पुत्र हनुमान जी, ये कहते हैं कि एक लास्ट बार दूत और भेजना चाहिए। तो लास्ट दूत के रूप में अंगद जाता है उनके पास, रावण के पास, कि भैया, वो कहता है कि मैं 12 राज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। बाली और वो मित्र रहे होंगे रावण जी जैसे। तो उन्होंने कहा ऐसा, तो रावण उसे पता क्या कहता है, रावण कहता तू तो मेरे दोस्त का बेटा है भाई, तू कहाँ चक्रों में पड़ा है इनके वनवासियों के। रामचंद्र जी के भगवान के लिए कहते हैं भाई, रावण तो अपने आप में प्रकांड पंडित भी था, और वो तो अपने से बलशाली किसी को समझता नहीं था, मैंने तो पूरा विश्व जीत रखा है। तो वो उसको कुछ समझता नहीं, वो कहता है ऐसा तू इनके चक्रों में कहाँ पड़ा, बंदरों बुंदरों के, मतलब वानरों की और सबके, और ये राम वनवासी हैं, तो कल धक्के खाएंगे और वापस चले जाएंगे अयोध्या घर में जाके। तो फिर वो एक डायलॉग बोलते हैं, वो कहता तू मेरा कल से ही सेनापति बन जा, मैं तुझे आज ही अपॉइंट कर रहा हूँ, जैसे नौकरी लगती है, आज मैनेजर बन जा। तो कहता सेनापति। तब वो एक डायलॉग उसका जवाब देता है अंगद में, मैं बताता हूँ, मैं ये सेवा करता, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और वीरता का। सेनापति अगर चाहते हैं तो रामादल में, मतलब रामदल में फाजिल हैं, मतलब बहुत सारे हैं। सेनापति अगर चाहते हैं तो रामादल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों सेनापति बनने काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुरजे में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है, सेनापति क्या चाहो तो राजकाज भी चला सकता है, नहीं तो समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा प्राण रघुवीर कर चुके हैं। मतलब वो कहता है मुझे सेनापति मत बनाओ। सेनापति क्या पूरा राजकाज चलाने में विभीषण उसमें वापस आ जाते हैं ना, तो रावण को धक्के मार के निकाल देते हैं। तो कहते हैं वो तो पूरा राजकाज भी चला सकता है, और तुम इस गलत में मत रहना, साक्षात भगवान का रूप इस धरती पर तुम्हारे, मतलब समझ लो, आ ही गए हैं उसके लंका के बॉर्डर पे, और तुम्हारा काम खत्म होने वाला है, इसलिए घमंड में मत रहना। तो ये वो डायलॉग था, मतलब ये बड़ा, मतलब और बड़ा वो डायलॉग था, बड़ा जोश वाला मतलब डायलॉग है ये। आपने सारे काम कर लिए, समाज सेवा कर लिया, राजनीति कर ली, और बिजनेस टाइकून बन गए, कभी मन नहीं किया एक्टर बन जाते हैं, ये जबरदस्त एक्टर है। वो तो देखो धार्मिक प्रोग्राम है, और उसका ना पूरा मतलब वर्ष भर इंतजार रहता था रामलीला आने वाली रामलीला। और पता क्या मजे की बात क्या होती थी, जब हम बचपन में कुछ नहीं करते थे ना, तो हमारे गाँव में ना उस समय, तो जैसे आज तो बड़ा क्या कहते हैं मॉडर्न जमाना आ गया, उस समय क्या होता था, हम लोग वहाँ पे ना 1 महीने पहले जाके ना, वहाँ हमारे श्री भंजूराव इंटर कॉलेज में स्टेज बना हुआ है रामलीला का, तो वहाँ जाके हम ना, पहले मिट्टी होती थी, पक्का फर्श नहीं होता था, तो हम ना वो पत्थरों से अपने वो जगह घेरते थे कि हमारी चटाई बिछेगी और मम्मी पापा की भी चारपाई, तो ये काम भी करते थे रामलीला में जाके। तो वो तो एक धार्मिक और उससे करते थे। एक्टर तो वैसे ही एक्टर हो जाता है बंदा, राजनीति में आगे भी एक्टर होता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई खुद रोना आ जाता है, तो कई चीज़ हो जाती है ना। तो एक्टर तो क्या हमने क्या बनना है, जो ऊपर वाला कराता है वो ठीक ही होता है। मैंने बतौर निर्देशक और बतौर अभिनेता अभी 4-5 फिल्में की, 54-55 इंटरव्यू किए हैं मैंने। तो जिस तरीके से आपने कहा कि आप लोग जो ये दिव्यांग खिलाड़ी उनको सहयोग कर रहे हैं, तो हमारे जैसे जो छोटे मेकर होते हैं, और हम छोटे मेकर ही नहीं, हम लोग कई जो आसपास के लोकल के जो एक्टर हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा, तो उसमें कुछ सहयोग कर रहे हैं। तो अगर आपके तरफ से कभी कुछ सहयोग रहेगा हमारे लिए तो बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन रहेगा। मेरा तो देखो ये सहयोग है कि आप जैसे जो भी सर्वाइव कर रहे हैं जी, या जो भी संघर्ष कह सकते हैं, या काम भी कर रहे हैं, चलो जी जी, संघर्ष का तो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता आप कर रहे हैं सफल या जो भी, तो हमारी तरफ से जैसे हमारा ये होटल है, कोई जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, आपको शूटिंग करनी हो, कोई ठहरना, तो हम कई पूरा प्रयास करेंगे समाज को। और हमारा रुद्रपुर का समाज तो ऐसा है ना, इसके दूर दूर तक चर्चा है। अभी कोरोना आया ना जी, तो लोग इतने सपोर्ट करते हैं कि आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल, राशन की किटें बांटना, पानी की बोतलें, ESI हॉस्पिटल चला रहा, पूरा शहर ही चला रहा है उसको। तो यहाँ कभी अभी पिछली बार जब कोरोना आया तो हमारे को पिथौरागढ़ के 2 SDM साहब थे यहाँ रुके हुए थे, हमारे वहाँ के DM साहब थे जो पहले SDM रहे, IAS हैं विजय जोगदंडे जी, और पौड़ी के DM है। तो उन्होंने भेजा था 2, क्योंकि यहाँ पिथौरागढ़ के प्रवासी आ रहे थे ना वो, तो वो रोका, तो उन्होंने देखा यार हम तो हैरान हो गए, यहाँ पर ऐसी सेवा, लोग जबरदस्ती पानी खाना घर छोड़ छोड़ के लोग खिला रहे हैं। तो ये तो ऐसा समाचार है दुर्गुरु का। तो कोई भी ऐसी प्रयास या जरूरत पड़ेगी हम लोग हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर एक मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं कॉलेज टाइम से,
आपके साथ रहते हैं, पार्षद बन चुके हैं बबलू सागर जी। हाँ। उनका संघर्ष देखा है मैंने कि जब वो सचिन का चुनाव लड़ रहे थे तो उनका रिजल्ट खराब हो गया और बहुत दुबले पतले कमजोर से हुआ करते थे, तो उस समय का संघर्ष देखा है मैंने उनका बहुत। और अब तो व्यवहार भी उनका इस तरीके से हो गया कि समाज सेवा का बहुत ज़्यादा आपके संज्ञान में रह के, आपके साथ रह के। तो कैसा लगता है आपका उनका भविष्य? क्योंकि उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है कि उस समय थे तो वो सिर्फ जोश था कि चुनाव लड़ लेना है और कुछ कर देना है, लेकिन अब बिल्कुल एक ठहराव सा आ गया है आपके साथ रह के। जोश तो हमने उनमें देखा, समाज सेवा और कई वर्षों से मेरे घर के पीछे ही रहते थे, अंबिका बिल्कुल अंबिका बिहार में रहते हो। तो मेरा ज़्यादा परिचय नहीं था उस समय। जब वो चुनाव लड़ने लगे, तैयारी कर रहे थे, तो ऐसी सीटाई तो उन्होंने कहा मैं किसी वार्ड से भी लड़ सकता हूँ। तो 37 नंबर या 40 नंबर से टिकट मांग रहे थे, 37 से उनको टिकट मिल गई। अब कांग्रेस ने प्रयास किया कि इसको हम किडनैप कर लें, गायब भी कर दे, पर्चा ना कर पाए। कांग्रेस का ये प्लान था। क्योंकि वहाँ बाहर से जाके लोग लड़ रहे थे सारे। तो हमारे ये बलदेव छावड़ा जी इनको लेके एक दिन फिर गायब रहे पूरे से, उनका पर्चा भरवा के फिर हमने पूरा चुनाव लड़ा। पर्चा भरवा के इनको लेके अभी भाई पर्चा वापसी के लिए दबाव बना दे कोई, हर तरह कांग्रेसी में तो फिर हर तरह के लोग हैं ना, वो ज़्यादा करते, ये काम ज़्यादा करा उन्होंने आज तक। तो फिर हमने इनको दूर का, फिर इनको पूरा बढ़िया ढंग से हमने चुनाव लड़ाया, सारी इनकी सपोर्ट कराई हर तरह से, क्योंकि उस रिश्तेदार तक भी रहते हैं, परिचित भी है पुराने, और वार्ड भी अच्छा खासा भाजपा का। वहाँ हमारे के दास जी पुराने नगर अध्यक्ष और कई पदों पर रहे हो, उनका निवास भी वही था, उनकी बहुत अच्छी टीम है। और हमारे बहुत परिवार ऐसे थे, हरबंस कुकर बाबू जी हमारे वो नहीं रहे हमारे बीच में, अभी कुछ दिन पूर्व देहांत हुआ, तो उनका पूरे वहाँ पे फोन रहता था, काला परिवार, ऐसे कई परिवार हमारे, जमुना प्रसाद जी हैं या कई। तो वहाँ एक पुराने पार्षद उनकी बेटी को इसने हराया चुनाव, और ये आज अब तो मेरे साथ और ज़्यादा एक्टिव हो गया कि कोरोना काल में पूरे जो भोजन बांटने का कार्यक्रम है, क्योंकि इस बार हमें ऑर्डर था ऊपर से कि आपने खुद नहीं जाना, सेवादार कोई नहीं जाएगा, जो राधा स्वामी सत्संग का बैच होल्डर है वो टीम जाएगी। तो मैंने इसकी टीम ही तैयार की, ये और मेरा ड्राइवर इनोवा लेकर पूरे भोजन के पैकेट बांटना। अब तो हमारा बड़ा ग्रुप हो गया फिर दोबारा से, सोनू लोहिया, मुकेश मुंजाल, जिम्मी चौधरी, तिरचू, राजू मुंजाल, इनका ग्रुप हमने और बढ़ा दिया। पहले यही जाते थे सीधा, कई 15-20 दिन तक तो इन्होंने ही इनोवा से 3 टाइम का खाना बांटना, और पार्षद बबलू सागर उसमें महत्वपूर्ण रहता ही था, क्योंकि उसी के उसमें सारा खाना बट रहा था। और आज भी पूरा जहाँ भी गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को भरवा के देना, करवाने देना, वो सब काम मेरा सहयोगी के रूप में बबलू सागर जो पार्षद है वो कर रहे थे। तो उनका भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि वो तो समाज के लिए संघर्ष कर रहा है और कोई बहुत बड़े धनी परिवार से नहीं। तो हम उसकी हमेशा कोशिश करेंगे कि हम जितनी सपोर्ट हम कर सके, उनको औरों की भी करते हैं तो उसकी भी करें। जी सर, जाने से पहले आपसे एक अंतिम सवाल, इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं आप काम करने के लिए? मोटिवेशन कहाँ से आता है आपके अंदर इतना? मैं तो पहले ही कहा आपको, जैसे हमारे गुरुजी, हमारी औकात नहीं है जी, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है या साधु संतों का आशीर्वाद है, या मैं एक और चीज़ भी देखता हूँ। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये क्लियर मैं कहता भी हूँ। मेरी बहन की शादी थी, मेरी एक छोटी बहन है, तो मेरा सपना था कि मैं रुद्रपुर में सबसे बढ़िया, करते होंगे लोग करोड़ों रुपये का खर्च भी करते हैं शादियों पे, और मेरी सबसे बढ़िया शादी हो मेरी सिस्टर की, छोटी बहन की बहन थी वो। तो शादी करी हमने सिल्वर और कॉलोनी हमारे घरवाने के पास, उसका फील्ड था, क्योंकि मैंने 6000 लोगों को इन्वाइट कर रखा था, 3500 कार्ड बांटा था पूरे जिले में और प्रदेश में जाना है, और रिश्तेदारी अलग, और गांव में हम कार्ड नहीं बांटते, वहाँ वैसे बुलावा जाता है। तो हमारा इंतजाम था लगभग 6000 लोगों का, 5500 प्लेट हमने खाने की लगवाई थी। और उसमें आप गौतम जी मानोगे नहीं, खाने का जो सामान शहर के अंदर किसी रेस्टोरेंट मिलता है वो सब था। आम स्नैक्स तो आराम होता है, टिक्की गोलगप्पा, भल्ला, पापड़ी चाट, ये वो 10 तरह के मैंने प्रोडक्ट फ्रूट मंगाए, और जो भी जैसे मोमो आजकल बच्चा खाते, पिज़्ज़ा, बेकरी, और वो आइटम मैंने अपने कैटरर्स कहा था एक भी आइटम कम नहीं होनी चाहिए। और 6000 लोग ऐसे गए जैसे मेरा लगा हुआ। मैंने भी अच्छी राजनीतिक और अफसरों की शादी देखी है, ऐसे नहीं, मतलब मैं गर्व से कह रहा हूँ इस बात को, मन से कह रहा हूँ, ऐसी शादी मैंने नहीं देखी डंके के चोट पे। हाँ यस, और उसका कारण बता रहा हूँ। मेरी शादी में राजनेता भी आए, तनु विजय जी राज्यसभा सांसद थे, वो संपादक रहे 5 जनने के, और हमारे रुद्रपुर के आसपास के जितने धनाढ़ लोग जिसमें मैंने, और समाज सेवी भी हैं, जैसे हमारे शिव कुमार अंकल जी का नाम लिया, कुमार ग्रुप ऑफ कंपनीज, मोहन गोयल जी का नाम लिया, बहुत अच्छे उद्योगपतियों में की गिनती है पूरे उत्तराखंड में। वो 2 बार आके गले मिले और उनको शाबाशी दी, बेटा तूने हमें सबको भी पीछे कर दिया। मैंने कहा अंकल मैं आपको कहाँ से पीछे कर सकता हूँ, मेरी औकात ही नहीं है। मतलब वेल मैनेज्ड, वेल प्लान्ड शादी थी। और हुआ क्या, और ये वेंकट भी उसी शादी की देन है। अच्छा, दिन में बूंदे गिरने लग गई भाई सब 12 बजे। हाँ। और मैंने यहाँ तो रोटी भी नहीं खिला पाएंगे, वो तो सारा हॉली हॉल था, गार्डन था, सिर्फ जमीन पार्क था बस। और पार्क था, तो मैं हमें सहयोग दिया, राजू बाबा जी बड़े भाई साहब हैं, उद्योगपति हैं, प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला हुआ है, तो उनकी कॉलोनी थी वो, और फुआरा फाउंटेन ये वो सब लगा हुआ था, बढ़िया ऐसा लगता है रिजॉर्ट में शादी हो रही है। और दिन में बूंदे, मैंने कहा भगवान ये मैंने कौन सी गलती कर दी, तो बड़ा इंतजाम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, मेरे मन में इच्छा थी वो तो
और पहली बात तो लोग रोटी नहीं खवाएंगे, इच्छा तो छोड़ो, क्या होता है क्या, वो तो ऊपर वाला करता है ना। वो भाई साहब 10 मिनट बाद बुद्धे रुक गई। वो मुझे मिला उन बच्चियों का आशीर्वाद, मैं कह सकता हूँ, जिनकी हम शादी में मदद करते हैं कभी, क्योंकि उनकी दुआ भी तो मिलती है ना कि हमारे भैया या हमारे जो भी लगते हैं, हम किसी के कोई भी मदद कर रहे हैं ना, तो उनका भी तो आशीर्वाद रहता है। तो वो चीज़ कड़ी वहाँ जुड़ी मुझे लगता है। मैं इसीलिए कभी भी किसी गरीब बच्ची की शादी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इतना भी सपोर्ट उसको करूँ। तो वो एक मेरे लिए मोटिवेशन ही था, मतलब, और उसके अंदर और प्रेरणा मिल गई। और मानोगे नहीं, जिस जगह पे हम बैठे हमने आनंदम होटल में, ये हमने कॉलोनी काटने ले जाने की थी, हमारा तो डेवलपर का काम था। और फिर हमने इतनी बड़ी जगह, हमने इसको प्रयास किया है, लगभग 6.5 एकड़ के आसपास, उससे ज़्यादा जगह है, कि हम इतने, किसी ने भी 2, 4, 5, 7 हज़ार लोगों की शादी करनी हो तो यहाँ खुद ही कर रहे हैं। और होता भी ये पूरे जिले में जो आसपास आते हैं। और एक बड़ा मजेदार वाक्य है, हमारे सुखदेव नामधारी जी हैं, पहले संख्या आयोग के चेयरमैन रहे, उनकी भतीजी की शादी हुई, तो उनका एक मटर केस का नाम था, तो वो जेल जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे को दोबारा फोन किया, मैंने उठाया नहीं, मैं मंत्री जी का बैठा था, मदन कौशिक जी, मैं उठा तो फोन आया, कह रहे सोनू मैं सुखदेव, मैं क्या दसो, कह रहा धन्यवाद, कहते बहुत बढ़िया फंक्शन, मतलब जो भी आज हमें वो है कि जितना भी बड़े फंक्शन होते हैं, हमारा जो सिस्टम बना हुआ है सबसे बड़ा, हम यहाँ होने का प्रयास होता है कि लोगों को पता है कि पहले आनंदम आए, और यहाँ वेल मार्किंग सारा सिस्टम यहाँ पर है, तो ये उसी शादी की भी देन है, मतलब। तो ये इसीलिए कि हम समाज में आगे बढ़े, हमने बच्चियों की कहीं ना कहीं मदद की होगी, अपने आप से सहयोग लेके, ये नहीं कि मैं सब कोई अपने आपसे का भी सहयोग करूँ। तो कई लोग कहते हैं ना तुम कर दो, हमारा नाम मत लो, हमें आगे बढ़वा दो उनको, तो उन बच्चियों का भी आशीर्वाद रहता है, उनका भी प्रताप होता है। तो ये मोटिवेशन तो वहाँ से मिलता है जब आप कुछ करते हो। अब घर बैठे रहोगे तो मोटिवेशन किस बात का आएगा। अब भी हमारे गुरु जी यहाँ चल रहा है काम, नहीं चला है पता नहीं होता, हम अपने काम नहीं कर पाते। मैं तो कल एक से हंस रहा था, मैंने कहा कोरोना तो शायद हमारा सीजन होता है, इतना तो हम अपने आम दिनों में खाली रहते हैं। तो 2 बार से ऐसा चल रहा है हमारे साथ। और अभी हम प्रयास करेंगे, बड़ा हम रक्तदान शिविर भी लगाए रुद्रपुर में, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भारत विकास परिषद से जुड़े हैं, वहाँ भी RSS की एक हमारी शाखा है जी, वहाँ भी वनवासी कल्याण आश्रम, जो इस रुद्रपुर का सबसे बड़ा प्रकल्प है। रुद्रपुर का कह रहा हूँ, पूरे नॉर्थ क्षेत्र का, मेरे ख्याल तो इंडिया में भी हो सकता है। हमारे माननीय डालचंद जी हैं उत्तरी क्षेत्र संगठन मंत्री, उनका कुष्ठ रोगियों की स्वस्थ बच्चियाँ रहती हैं वहाँ, 150 बच्चे उसमें, उसकी कमेटी में भी मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त है। तो ऐसे जगह से हम जुड़े हैं, तो वहाँ से उनको देख के भी मोटिवेशन मिलता है यार, कि हम क्या करना है, हमें समाज में क्या करना है। ये तो बनते रहेंगे विधायक, मेयर, ये तो काम तो असली में है ना, जहाँ तो ऊपर वाले को जवाब देना है। ये भी तो समाज सेवा के लिए तो बनते हैं लोग, बिल्कुल, कोई नहीं करता तो करता है, बस फर्क है। बनते तो समाज सेवा के लिए ना, आप विधायक बनोगे, कानून बनाओगे, मेयर बनोगे, तो लोगों के काम कराओगे, जो भी जितनी सरलता से काम होगी, तो वही तो चीज़ें जिंदगी भी। तो हमें तो ऊपर वाले वैसे आशीर्वाद दे रखा, भी करते रहो काम, चलाते रहो बड़ी गाड़ी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और आई होप कि कल जब ये इंटरव्यू 5 बजे मेरे चैनल फिल्मी चाणक्य पर डलेगा तो काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे कि सिर्फ कुर्सी की लालच में लोग जो पड़े रहते हैं, आपको देख के मोटिवेशन आएगा कि यहाँ कुर्सी का खेल नहीं है, सारा खेल समाज सेवा का है। और आपने जितनी बातें बताई, मेरे दर्शक हैं, मेरे चैनल का नाम फिल्मी चाणक्य, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैं सबसे पहले तो गौतम जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा प्रयास शुरू कर रखा है। सब लोगों की विज़न को, सबकी बातों को, चाहे हमारे राजनेता हों, ऑफिसर हों, समाज सेवी हों, उनकी बातों को सबके सामने लाने का आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, क्योंकि और आप संघर्ष के काल में भी हैं, तो मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा। और जितनी मेरी क्षमता होगी मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हम भी आपकी सपोर्ट कर सकें, आप जैसे और लोगों की भी सपोर्ट, क्योंकि हम भी संघर्ष से आगे हैं। तो इसलिए हमारा मन है कि हम, और आपको बहुत बहुत बधाई कि बहुत अच्छा आपने प्रयास शुरू कर रखा है, और सबकी बातें। और मेरा तो ये रहेगा कि आप चुन कर ऐसे जो भी समाज सेवी हों, जो समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं या अच्छा वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप इंटरव्यू लें और उनसे बातचीत करें और लोगों के बीच में उनके जीवन को लें। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे भारत भूषण चूक साहब, लोग प्यार से इन्हें सोनू चूक या सोनू भैया कहते हैं। इस इंटरव्यू में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक स्कूल का विद्यार्थी जब 12th क्लास में संघर्ष के दौर से गुजरता है तो एक दुकान खोलता है, उसके बाद बिजनेस में आगे बढ़ता है, बिजनेस से उसका जब सारी चीज़ें करता है, उसके बाद राजनेता बनता है, और फिर समाज सेवा, राजनेता बनने का एक जो मेन मकसद होता है समाज सेवा, वो सोनू भैया के काम को देखकर पता चलता है कि कैसे उन्होंने आज दिव्यांगों के लिए काम किया है, रक्तदान शिविर चलाने का काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, और एक एक्टर का भी आपने आज रूप देख लिया होगा उनका। तो आई होप कि इंटरव्यू आपको बहुत मजा आएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए शो यू सून, जस्ट अ